आज उसे वो खुशी मिलने जा रही थी जिसका उसने इतना इंतज़ार किया था। वो गाड़ी चलाते मन ही मन में हंसता और मारी खुशी से आंखें चपकता हुआ घर को पहुंचा। उसकी खुशी की इंतहा ना थी, क्योंकि आज उसे उसकी मोहब्बत, उसका इश्क जो मिलने वाला था। उसने जो ही दरवाज़ा खोला, लाल जोड़ा चूड़ियाँ जेवर सब एक तरफ पड़े थे, जैसे वो छोड़कर गया था, और किसी कमरे में से सिसकने की आवाज़ें आ रही थीं। देखो, अब ये पुराने फजूल के रसूमात को छोड़ो, बंद करो ये टिपिकल दुल्हन की एक्टिंग और जल्दी से तैयार हो जाओ। मौलवी साहब आते ही होंगे, इतना रोना ज़रूरी नहीं है, आंखें ख़राब हो जाएंगी। और फिर इन नशीली आंखों से मुझे देखोगी कैसे जान? वो मुस्कुराए जा रहा था। कम गेट अप अर्ली डार्लिंग। और फिर तुम्हें तैयार भी होना है। मुझे मालूम है तुम लड़कियां कितना टाइम लगाती हो तैयार होने में। चलो शाबाश। उसने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। उठो जान। लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया, पर बोली कुछ नहीं। देखो, जैसे ही सही, अब तुम्हें मुझे कबूल तो करना होगा। वो ऐसे समझा रहा था जैसे किसी बच्ची को समझा रहा, और साथ ही अपने साथ लाए फूलों से बिस्तर को भी सजा रहा था। तुम्हें पसंद है ना फूल? उसने पूछा। वो ज़मीन पर बैठी घुटनों पर सर रखे रोई जा रही थी, जैसे उसकी कोई बात ही सुन नहीं रही हो या फिर सुनना ही नहीं चाहती हो। तुम्हारी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई? वो अपने होंठ दबाते हुए बोला, और एकदम वजीहा के बाल पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए बोला। उसकी एक कराह निकल गई। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। मार दो मुझे, जान से मार दो। अगले पल उस लड़की ने मुंह से बात निकाली। वजदान, जो कि दिल में उस बात से मुतमईन हो चुका था, कोई इससे शादी करने को तैयार है, उस बात से उसे परेशानी जरूर हुई, लेकिन हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि एक मशरकी लड़की थी। उसे इस बात से और इसी बात की उससे उम्मीद रखता था। अगर ये ड्रामा करना था तो तुमने मुझसे हाँ क्यों ली? बोलो। उसने उसे झंझोड़ डाला। बताओ मुझे। उसने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सर पर पिस्तौल रखकर मुझसे निकाह कर लोगे? तुम जीत जाओगे? नहीं वजदान अहमद, इतनी जल्दी नहीं तुम जीत सकते। क्या समझते हो तुम? ये जो आधी रात मेरे घर से उठाकर लाए हो, दूर किसी अकेली जगह में लाकर सुबह शाम पिस्तौल से डराकर मुझे निकाह के लिए राजी कर लोगे? हाँ, अपने आप को मर्द समझते हो? यही है तुम्हारी मर्दानगी और यह है तुम्हारी मोहब्बत? एक लड़की को उसके माँ बाप की नज़रों में गिरा दिया, उसे समाज में जलील करवा दिया। किसी लड़की पर दिल आ जाए तो उसका दिल जीता जाता है, ना कि उसे अजियत देकर इस तरह तोड़ा जाता है। और ये कोई मोहब्बत नहीं बल्कि हवस है। अगर इस सब को मोहब्बत कहते हो तो लानत है ऐसी मोहब्बत पर। और वो एक ही सांस में बोलती चली जा रही थी, जबकि वो खामोशी से सुन रहा था, जैसे उसकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा हो। बात खत्म करके वो रोती हुई सोफे पर बैठ गई, तो वह हंसता हुआ उठकर उसके सामने आया और जेब से पिस्तौल निकाली। वो निडर उसकी तरफ देख रही थी, पर बोली कुछ नहीं। ठीक कहा तुमने, मोहब्बत हासिल करने के लिए पिस्तौल बीच में लाना कहाँ की मर्दानगी है। वो पिस्तौल बेड पर फेंकते बोला, चलो माना कि पिस्तौल से नहीं डरती। ठीक है भाई, नहीं डराऊंगा आज के बाद। उसने जोर से दरवाजे को लात मारते हुए कहा। वो उसकी बातें गौर से सुनने जा रही थी, कि कोई अंदाजा न था कि अगले पल वो क्या करने वाला है। वजदान उसके करीब आकर सोफे पर इत्मीनान से बैठ गया। वो वहाँ से उठने ही लगी थी कि उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके करीब आ गया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी वजदान की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। वो उसके बालों में उंगलियां डालकर उसके बाल सहलाने लगा, और एक शैतानी सी मुस्कान उसके होंठों पे थी। वजीहा को आने वाले किसी बुरे लम्हे का एहसास होने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और डर से उसकी तरफ वो देख रही थी। ठीक कहा तुमने, मोहब्बत हासिल करने के लिए पिस्तौल बीच में लाना कहाँ की मर्दानगी है। वो उससे छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। वजदान शैतानी मुस्कान होठों पर सजाए उसे देख रहा था। उसकी नज़रों से वजीहा का दिल जोर जोर धड़कने लगा और वो ज़ार-गुतार रोने लगी। हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। तुम अल्लाह का वास्ता है मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? वो बेबसी की हालत में बोले जा रही थी, और वजदान वहीं बैठा उसकी तरफ देख रहा था। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरी और कोई ख्वाहिश, कोई आरजू नहीं है। वजदान बोलते उठ खड़ा हुआ। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया, बिल्कुल उसके पाँव में, जैसे कोई फ़कीर सदा दे रहा हो, और उसे भीख ना मिलने पर उसकी हालत ऐसी हो जैसे कोई बच्चा अपनी बात बनाने की ज़िद कर रहा हो। मैंने यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ हलाल और निकाह जैसा पाकीज़ा रिश्ता कायम रखना चाहता हूँ। वजदान ने वजीहा की तरफ देखते हुए कहा। तो ये तुम्हारी नज़र में पाकीज़गी है? कभी पिस्तौल दिखाकर तो कभी इज्जत पामाल करने की दहशत से एक लड़की को कमरे में बंद करके उसके करीब आते हो। वजीहा ने खूंखार नज़रों से उसे देखा। मैंने तुम्हारी इज्जत पर कोई हाथ नहीं डाला, और न ही ऐसी कोई घटिया हरकत की। इतना भी बगारत नहीं हूँ। यानी मानते हो कि तुम बगारत हो? वजीहा ने उसकी बात काट कर कहा। निहायत ही घटिया और कमज़ोर किस्म के इंसान हो, जो किसी कमज़ोर लड़की का फ़ायदा उठा रहे हो। बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, प्लीज़ मेरे जज्बात को समझो। मेरे पास तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं तुम्हारी मोहब्बत में बिल्कुल अंधा हो चुका हूँ।
बहला चुका हूँ कि मैं खुद को कि कौन हूँ, मेरा ख़ानदान, मेरी पहचान, मेरा घर, सब कुछ भूल चुका हूँ मैं। हर वो कोशिश कर रहा हूँ बस तुम हासिल हो जाओ। वो उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया जा रहा था जिससे उसकी आग और भड़कती जा रही थी। लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं हो, वजीहा ने इनकार करते ही बोल ही दिया। एक बार मेरा साथ अपना लो, मोहब्बत होने में देर नहीं लगती और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। वजदान इसरार करते हुए बोला। खुशफहमी है तुम्हारा, उसने कहा। दोनों की तकरार जारी थी। इससे पहले कुछ कहता कि अचानक अली वजदान का फ़ोन आया। हेलो, उसने काले टर्न करते हुए कहा। कहाँ हो तुम? यार मैं कब से घर के बाहर खड़ा काजी साहब वेट कर रहा हूँ। काजी साहब को और निकाह के लिए भी जाना है। हाँ यार, मैं कॉल करने ही वाला था तुम्हें। फ़ोन पर बात करते हुए वजदान कमरे से बाहर निकल गया और वजीहा एकदम से अपनी ताकत खोते ज़मीन पर बैठ गई, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग लड़कर आई हो और उससे थक गई हो। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और लाल जोड़े ज़ेवरात और फूलों से सजी सेज को उदासी के साथ देखने लगी। मन ही मन में ये सोचने लगी कि इतने दिन गायब रहने पर मम्मी का क्या हाल होगा। खैर, क्या मम्मी को खबर भी होगी कि नहीं वो किस हाल में है, वो उसे ढूंढ रहे होंगे या नहीं। वो उदासी से पूरे कमरे को तकती जा रही थी और अपने घर वालों को याद करती जा रही। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़े पिस्तौल पर पड़ी। यार मुझे लगता है मैं उसके साथ ज्यादती कर रहा हूँ। मोहब्बत तो नहीं, वो साफ लफ्ज़ों में मुझसे नफरत का इजहार करती है। वो अली जो उसका करीबी दोस्त था उसके साथ बैठा अपनी परेशानी बता रहा था। यार कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा तू? लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं। अगर थोड़ा सा भी उसे पैसा दिखाएगा तो वो बाकी लड़कियों की तरह वो भी तेरे सामने पेश हो जाएगी। अली ने मक्कारी से उसके कान में सरगोशी की। बात तो तेरी ठीक है, मगर मैं उसके साथ वक्त गुजारी नहीं करना चाहता। मुझे उससे मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ उससे निकाह करके अपनी फैमिली बनाऊँ। वो मुझसे और मैं उससे बेशुमार प्यार करूँ। वजदान ने एक अजीब सी चमक आंखों में ये उससे कहा। यार तुझे कोई औरतों की कमी है? तेरे एक इशारे पर लाइन लग जाएगी और तू है कि एक मामूली सी लड़की जिसके पास ना हुस्न है ना दौलत। क्यों उसके पीछे पड़ रहा है? क्यों ख्वार हो रहा है मेरे भाई? चल एक काम कर, तुझे उसके साथ प्यार ही करना है तो। अली आंख दबाकर बोला। बस कर अली, तूने कहा था उसे उठा ला, ये सब ठीक हो जाएगा। ये ठीक हुआ है क्या? और अब तू चाहता है कि मैं बगैर निकाह के उसकी इज्जत खराब करूं? वजदान ने उसे टोकते हुए कहा। ले भाई, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे ये काम पहली बार कर रहा हो। अली ने तंग आकर कहा। वो कब से उसे आइडिया पे आइडिया दे जा रहा था, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। मेरे दोस्त, वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, वो अलग है सबसे, इसलिए तो मेरा दिल उस पर आ गया है। और अगर मैंने उसकी इज्जत पर हाथ डाला तो फिर कभी मुझसे प्यार नहीं करेगी। वो सारी उम्र फिर मुझसे नफरत करेगी। और तू तो जानता है ना कि जिससे हम मोहब्बत करें वो हमसे नफरत करें तो दिल पर क्या गुजरती है। इसीलिए मैं बस उसकी नफरत नहीं कबूल कर सकता। बस। वजदान अपनी बात मुकम्मल करके खड़ा हुआ। तू जा, बाकी मैं देख लूँगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं नीचे ही रहूँगा, समझा तू? अली भी उसी का दोस्त, आखिर उसे कैसे छोड़कर चला जाता। मर फिर, वजदान कहता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। वो कमरे से निकला ही था कि वजीहा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और जल्दी से बेड पर पड़े पिस्तौल को उठाया। उसे उलट पुलट कर देख रही थी कि ये चलता कैसे है। वो उसे देख रही थी और सोचे जा रही थी। उसे एक मुसलमान होने के नाते याद था कि खुदकुशी हराम है। फिर उसके दिमाग ने कहा, अपनों को रुसवा करने से तो मौत बेहतर है। और फिर उसका दिल बोला कि ना वजीहा, जिस काम को अल्लाह ने हराम करार दिया है, तू कौन होती है वो काम करने वाली? और जब उसके दिमाग बोला, वजीहा गोली मार ले खुद को, कम से कम इस हवस के मारे इंसान के नाम पर हैवान से तो बच जाएगी ना तू। दिल उसे मना कर रहा था जबकि दिमाग उकसा रहा था। इस दिल और दिमाग की लड़ाई में वो किसकी सुनती? वो तो उसके अपने थे। आखिरकार उसने फैसला लिया और अपनी आंखें मूंद ली। वजदान जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आ रहा था। उसका पता नहीं क्यों दिल घबराया जा रहा था। वो भी दरवाजे के पास से पहुंचा था कि पहुंच के उसे ठोकर लगी। वो दोबारा उठा, दरवाज़ा खोलने लगा। उसे एहसास हुआ कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है। वो जल्दी से साथ वाले कमरे में घुसा और उस कमरे से मलिका खिड़की से जो अंदर उसके कमरे के बेड साइड पर खुलती थी कमरे में आया और आगे का मंजर देखकर वो ठिठक कर रुक गया। उसके पैरों में ज़मीन निकल गई। वजीहा को आज यूनिवर्सिटी आते 1 महीना हो गया था, मगर उसका दिल अभी तक यूनी में नहीं लगा था। यूनिवर्सिटी में पहले दिन ही सब उसकी जहानत के गुण गा रहे थे। सब इसकी काबिलियत की वजह से उससे दोस्ती करना चाहते थे, मगर उसे ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद ना था। उसकी नेचर ही ऐसी थी और सब से वो अच्छे से मिलती थी, मगर दोस्ती कभी किसी से ना हो सकी। उसे लाने और ले जाने की जिम्मेदारी उसके ड्राइवर की थी। अब भी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो परेशान सी पार्किंग एरिया में खड़ी थी। आज का सारा दिन तो बहुत अच्छा था, मगर अब 2 घंटे से ड्राइवर के इंतज़ार में थी और वो था कि आके ही नहीं दे रहा था। बदकिस्मती से आज अपना सेलफोन भी साथ लाना भूल गई थी और अब जी बढ़ कर पछता रही थी। वो हमेशा ही गलती करके पछताती रहती थी। उसे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। पार्किंग एरिया खाली हो चुका था और यही बात उसे मज़ीद परेशान कर रही थी।
वो अपनी ही सोचों में गुम थी कि किसी ने उसे आवाज़ दी। मिस, आप अभी तक घर क्यों नहीं गई? कोई प्रॉब्लम है क्या? आवाज़ पर वजीहा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो हैंडसम सा लड़का आंखों पर काले रंग के ग्लासेस लगाए उसी से मुखातिब था और अब उसे देखते अपने सवाल के जवाब का मुंतज़िर था। वो मेरा ड्राइवर मुझे अभी तक लेने नहीं आया, वजीहा रुआंसी होकर बोली। आंखें तीखे किसी भी वक्त छलक पड़ने को तैयार थीं। वजदान ने बगौर उस परेशान सी लड़की का जायज़ा लिया। न जाने क्यों उसे बहुत अपनी अपनी सी लगी थी। ये नहीं था कि उसने कभी खूबसूरत लड़की को देखा नहीं था, मगर उसे वो उन सब से अलग लगी थी। और वजदान अकराम को तो हमेशा से अलग चीज़ें अट्रैक्ट करती थी और वो भी उसे अट्रैक्टिव ही लगी थी, जो हमेशा कभी पढ़ते तो कभी ख्यालों में खोई हुई रहती नजर आती थी। हमेशा वो कॉटन के हल्के सब्ज रंग के कपड़े पहने सफ़ेद रंग की बड़ी सी चादर ओढ़े हुए थी। गहरी काली आंखें आंसुओं से भरी थी जो मुखालिफ को लम्हों में अपना असीर बना गई। उसे सादगी में भी अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई। तो आप अपने घर कॉल कर ले, इसमें परेशान होने की क्या बात है? हो जाती है देर, अक्सर परेशान मत हो, उसने उसे हौसला देते हुए कहा। अपनी तरफ से तो उसने हल निकाल दिया था, मगर वजीहा ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो भी क्या कहती, उसे अपनी लापरवाही की दास्तान सुनाती, इसलिए चुप ही रही। क्या वह नंबर नहीं है क्या आपके पास घर का? वजदान ने खामोश खड़ी वजीहा से पूछा। नहीं, वो आज मेरा फ़ोन घर पर रह गया। वो इतनी आहिस्तगी से बोली कि बमुश्किल ही उसकी पूरी बात सुन सका। ओह, ये तो कोई बात नहीं, आप मेरे फ़ोन से घर कॉल करके ड्राइवर का पता कर लें। वो अपना सेलफोन उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला। नहीं, मैं कैसे? वजीहा बमुश्किल बोली जब वो बोल पड़ा। अरे ऐसे। उसने मोबाइल का लॉक खोल कर उसे दिया। वजीहा ने हैरानगी से उस लड़की को देखा जो कभी उससे बात नहीं करता था, आज कैसे उसकी मदद कर रहा था। बहरहाल वो उसके बारे में बाद में सोचेगी, इसलिए उसने उससे फ़ोन ले लिया। घर के नंबर पर कोई पिक नहीं कर रहा था तो उसने अपने सेल पर कॉल की और अब की बार हंसते होकर रिदा ने कॉल उठाई। रिदा से बात करने के दौरान ही उसकी नज़र गेट से नजर आती अपनी गाड़ी पर पड़ी। ड्राइवर आ गया, मैं घर आकर बात करती हूँ। उसने झट से फ़ोन बंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो फ़ोन वजदान को वापस थमाते हुए बोली। उसने अपना नंबर डिलीट ही नहीं किया था और यही सबसे बड़ी उसकी गलती थी। और वो जो कुछ कहना चाहता था, मगर जल्दी से वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई तो वो सर झटक कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जहाँ कब से उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे और उसकी कामयाबी की खबर का तो मुस्कुराता हुआ अपना कारनामा बता रहा था उन्हें। रिदा और जीहा दो ही बहनें थीं। उनके वालिद आर्मी में थे और उनका बचपन में ही इंतकाल हो गया था। उन्हें उनकी माँ ने बगैर सहारे के ही पाला था। रिदा की शादी उसकी फुफोजाद से हुई थी। उसका भी वजीहा और रजा बेगम के साथ ही घर वाली गली में घर था। चूँकि अरमान नौकरी के सिलसिले में बाहर गया था, इसलिए पप्पो और वो सारा दिन उनके घर और रात अपने घर गुजारती। रानिया बेगम की बस यही ख्वाहिश थी कि काश उनका बेटा जिंदा होता तो वो अपनी जीहा को अपनी बहू बना लेती, मगर जो किस्मत को मंजूर था वही होना था। वजदान अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। बेचारे आज प्यार ने उसे ज़िद्दी बना दिया था। वो हर चीज़ हासिल कर लेता जो उसे भाती थी और यही रवैया वो इंसानों के साथ भी करता था। उसे जो भी लड़की अच्छी लगती उसे अपना गुलाम बना लेता और बाद में जब उसका दिल पड़ जाता तब उसे छोड़कर नई की तलाश में लग जाता। उसकी इसी आदत से परेशान होकर इकरा बेगम और अकराम साहब उसे बकौल उनके अकेला छोड़कर लंदन चले गए थे, जबकि ये बात नादुरुस्त थी। उसकी शामें क्लब में और रातें लड़कियों की बाहों में गुजरती थी और न जाने कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी वो बर्बाद कर चुका था। उसकी शक्ल ही थी कि उसकी स्कैंडल सुनकर लड़कियां उस पर मरती थी और वो उनके जज्बातों से खेलता था। बकौल उसकी औरत तो है ही प्यार की जूती, एक से दिल भर जाए तो दूसरी ले लो। मगर शायद उसे मालूम ना था कि ये जूती ही उसे गंदगी से बचाती है, उसे कांटों पर चलने के काबिल बनाती है। अगर वही जूती मुँह पर पड़ जाए तो मर्द किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता। जिया कहाँ हो तुम? रिदा चिल्लाती उसे पुकार रही थी। आप ही वॉशरूम में हूँ, वो जिया ने आवाज़ लगाई। जिया जल्दी आ, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है, रिदा ने अपने पैरों पर करते हुए कहा। जी बोले। वजीहा बाथरूम से निकलकर तौलिए से हाथ पूछती हुई बाहर निकली। मेरी बात गौर से सुनो, रिदा ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा। जी बोले आप ही। जिया, मुझे मामा ने कहा है प्लीज़ आप अगर आप रिश्ते की बात करने आई हैं तो। जिया मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि एक नया रिश्ता है तुम्हारा, इसलिए बात सुन लो। लड़का यूके में सेटल है, उसकी तीन बहनें हैं और 4 भाई हैं। माँ बाप नहीं है, इतने बच्चे पैदा करने के बाद कौन जिंदा रह सकता है? वजीहा बुड़बुड़ाई। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं क्या कहूँगी, वजीहा ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। अच्छा, मामा कह रही थी कि तुम एक बार। हाँ, मामा कह रही थी मैं एक बार लड़के वालों से और लड़के से मिल लूँ, बात कर लूँ। अगर तुम्हारा मिजाज उनके साथ मिलता हुआ तो खैर से शादी कर दी जाएगी। और मैं कहूँगी कि मामा मेरी पढ़ाई तो कहेंगी
बस और कितना पढ़ाई करेंगे, हमने पढ़ाना था पढ़ा लिया, और अपनी बहन को देखा है 10 पढ़ के ही घर संभालने लगी है, और तुम हो के PS करके भी आगे आगे पढ़ाई का सोच रही हो। मामा मुझे पढ़ना है तो कहेंगी बेटा इतना पढ़ चुकी हो कि निकाहनामे पर साइन कर सको, और आगे पढ़ना है तो शादी के बाद पढ़ लेना। अब उन्हें कौन समझाए कि हर कोई मेरे बाबा जानी जैसा नहीं होता। शादी के बाद बच्चे पैदा करूँ या पढ़ूँ? और उसकी बात दरमियान में ही रह गई थी जब रिजा बेगम ने उसका कान पकड़ लिया और रिदा खीखी करने लगी। नालायक, शर्म नहीं आती अपनी माँ की नकल उतारते? उन्होंने खुफकी से कहा और उसका कान और मरोड़ा। उफ मामा जानी, कान छोड़े मेरा। अगर कान टूट गया तो कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। उसकी कहने की देर थी कि उन्होंने उसका कान फौरन छोड़ दिया। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? वजिया ने कोई 10वीं बार फ़ोन उठाते कान से लगाते हुए कहा था, और हर बार कहता है इस बार भी जवाब न तार। जब बोलना ही नहीं तो कॉल क्यों की? नॉनसेंस, उसने कहकर कॉल काट दी। वो पढ़ने बैठी थी जब उसका मुसलसल फ़ोन बज रहा था। उसे डिस्टर्बेंस हो रही थी, इसलिए उसने फ़ोन बंद कर दिया। काफ़ी देर बाद वो पढ़ चुकी तो उसे याद आया कि उसने साइड टेबल पर से मोबाइल उठाया और उसने मोबाइल ऑन ही किया था कि फिर से कॉल आने लगी। वजिया ने बेजारी से फ़ोन उठाया और टेक लगा ली। अब के बार उसने हेलो भी नहीं कहा था। वो कॉल काटने लगी थी जब दूसरी जानिब से अनजान आवाज़ आई, हेलो हेलो वजिया। और अब के हैरत की इंतहा ना रही थी कि कॉल करने वाले को उसका नाम कैसे पता चला। वजिया आप सुन रही हैं? अगले बंदे ने दोबारा कहा कि मुबादा वो मोबाइल ऑन करके सो तो नहीं गई। और वजिया हैरान हुई थी। वजिया, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आखिर वो पूछ ही बैठी थी। और कमान, आज के दौर में नाम नंबर पता करना कौन सा मुश्किल काम है। वो बंदा उसकी बात पे शायद हंसा था उस वक्त। जी दुरुस्त फरमाया आपने, मगर मेरा नाम नंबर और पता करना बहुत बड़ी बात है मिस्टर। आप जल्दी बताओ कौन हो तुम? वजिया ने कह कर गोया बात ही ख़त्म कर डाली। और फिर वजिया ओके वजिया, फिर कल मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, अपना ख्याल रखना। मुकाबले कहकर कॉल काट दी, जबकि वजिया उसके अल्फाज पर गौर करती रह गई। पता नहीं कौन है जिसे मेरी यूनिवर्सिटी का भी पता है। उतनी सोचने में गुम थी जब रजा बेगम ने उसे खाने पर आवाज़ दी और वो उठकर खड़ी हुई। खाना खाते वक्त भी वजिया उसी के बारे में सोचे जा रही थी। पता नहीं कौन है ये बंदा, अगर उसने मेरा रास्ता रोका या मुझे तंग किया तो मैं क्या करूँगी? वो प्लेट में ऐसे ही चम्मच चला रही थी जब रजा बेगम ने आवाज़ दी, क्या वजिया तुम खाना नहीं खा रही? उन्होंने उसे हिलाकर पूछा। जी मामा जानी, कुछ नहीं हूँ, बस मैं सोच रही थी अगर आप बिरयानी ना बनाती तो मैं इतनी मोटी ना होती। उसने मजाक किया। चल पगली कहीं कि, तुम कहाँ से मोटी हो? वो कहकर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई, और वजिया भी चुपचाप खाना खाकर बर्तन धोने लग गई। सोने तक उसके जहन में फ़ोन वाली बात बिल्कुल हट चुकी थी। वजिया सुबह होने के लिए तैयार हो रही थी जब रीता उसके कमरे में आई। जिया तुम जा रही हो? रीता ने बेतुका सवाल किया। जी आप ही क्यों ना जाऊँ? उसने नागवारी से कहा। नहीं जाओ, तुम्हें रोकने वाली कौन होती हूँ तुम्हें? रीता ने बेड से उसके कपड़े उठाते हुए कहा। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि तुम आते वक्त मेरे लिए घड़ी लेती आना। उन्होंने अपने दुपट्टे के साथ बंधे पैसे निकाल कर कहा। आप ही अभी मैं कल ही तो आपके लिए वॉच लाई थी, आपने देखी नहीं? वजिया ने अलमारी से डब्बा निकाल कर उसे दिया। वाह जिया, ये तो बहुत खूबसूरत है, तुम्हें कैसे पता चला मुझे घड़ी की ज़रूरत है? रीता ने उसे गले लगा कर कहा। आप ही मैं आपकी बहन, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आपको वॉच चाहिए, इसलिए कल यूनी से लौटते वक्त ले आई, वजिया ने मुस्कुरा कर कहा। जिया मेरी दुआ है कल तुम्हारी जैसी बहन हर किसी को दे। रीता ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। आमीन। रजा बेगम भी कमरे में आती हुई बोली। वजिया बेटा तुम अभी तक गई नहीं? रानिया बेगम जो किसी काम से रजा बेगम के पीछे आई थी, उसे देखकर बोली। जी पप्पू जान, मैं बस निकलने ही वाली ठीक है, आपकी बहू मुझे लेट कराने आ गई, उसने हंसते उनसे मिलते हुए कहा। अच्छा मेरी बेटी तुम्हें देर करवाती है? उन्होंने उसके सर पर हल्की सी चिप लगाई। उफ बुआ, आप बिना किसी काम के नहीं। भला बहू को कोई इतनी ढील देता है? अगर वो कुछ मांगे तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि 2 थप्पड़ लगाकर उसे चुप कराएं, जबकि आपने ही उन्हें सर पर चढ़ा रखा है। और एक मेरा बहनोई है बेचारा, इसका इतना खर्चा करवाती है मोहतरमा, भले 2-4 होते तो। इससे पहले वो बात मुकम्मल करती रजा बेगम ने एक धमका उसकी कमर पर जड़ दिया और बेचारी जिया तलमिला कर रह गई। भला इस मासूम ने गलत भी क्या कहा था, पर इन मारने वाली माओं को कौन समझाए? इससे पहले कि वो शुरू हो जाती, वजिया अपना बैग उठाकर भागने की जबकि वो तीनों हंसी से लोटपोट हो गई थी। वजिया भी यूनिवर्सिटी पहुंची ही थी कि बारिश शुरू हुई। बारिश से बचती बचाती राहदारी में आई, जहाँ सामने साथे वजदान से टकरा गई। ओ मिस, कहाँ गुम है? वजदान ने उसका बहुत जायज़ा लेते हुए कहा। कुछ वो बारिश से बच रही थी। वजिया ने वजाहत दी और आगे बढ़ गई, और पीछे वो मुस्कुराता हुआ उसे तब तक देखता रहा जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गई। वजिया बैग में बुक्स निकालने लगी जब उसे एक ख़त मिला। उसने खत खोला ही था कि उसकी आंखें हैरत से फट गई। मुझे कैंटीन में आकर मिलो, मैं तुम्हारा वहीं पर वेट कर रहा हूँ। अगर देर की तो तुम्हारी क्लास में आ जाऊँगा, समझी? तुम्हारा नाम
पता और नंबर जानने वाला अजनबी कम अपना। अल्फाज ख़त्म हो चुके थे और उसके साथ ही वजिया को लग रहा था उसका दिल भी बंद हो गया है। आखिर कौन है जो इसका नाम पता भी जानता है? इसी सोच के लिए वो धड़कते दिल के साथ बाहर निकल आई। उसके कदम बड़ी तेज़ी से कैंटीन की जानी जा रहे थे। वो कैंटीन में पहुंच चुकी थी। काफ़ी रश होने की वजह से इधर उधर देखने लगी, लेकिन किसी को भी अपनी तरफ मतवजा ना पाया। तभी उसे धक्का लगा और वह गिरते गिरते बची। वो संभली ही थी कि उसे अपने पैर के करीब एक लिफाफा मिला। उसने जल्दी से उठाया। उस पर कुछ लिखा था। वो हजूम से परे दरख्तों के बीच लेटर खोलकर पढ़ने लगी। डियर वजीहा, मुझे खुशी हुई कि तुम मुझसे मिलने आई हो, मगर मैं अभी तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हारे लिए लेटर लिखा। तुम क्लास के बाद मुझे पीछे वाले ग्राउंड में मिलो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, और अगर तुम ना आई तो शाम 4 बजे जब तुम अपने कमरे में खिड़की खोलकर पढ़ रही होती हो तब तुमसे मुलाकात करने आ जाऊँगा। फिर ना कहना कि खबर ना हुई। तुम्हारा अजनबी। वजिहा का उसकी बात पर दिमाग फक से उड़ गया था। वो जल्दी से क्लास से अपना बैग लेकर पिछले ग्राउंड में आई। उसे अभी 2 मिनट हुए थे कि वह नकाब मुंह पर लगाए उसकी जानिब बढ़ा। हाय वजिहा। वजिहा की उसकी जानिब पीटती उसकी आवाज़ पर चौंक कर मिली। तो तुम इतनी जल्दी आ गई? वो हंसा था, जबकि वजिहा को उसकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? वजिहा ने सर से पैर तक उसका जायजा लेते हुए कहा। मैं वजदान हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ। वजदान ने मुझसे नकाब उतारते हुए कहा। आप? वजिहा उसका चेहरा देखकर घबरा गई। जी हाँ मैं। वजदान मुस्कुराया। ओह, तो आप मुझे कल से तंग कर रहे हैं, मगर आपको मेरा कैसे पता चला, नंबर और घर का? वजिहा ने परेशानी से कहा। अरे शायद तुम भूल रही हो कि तुमने उस दिन मेरे मोबाइल से कॉल की थी। तुम घर का मुझे तुम्हारा पीछा करते हुए पता चल गया था। वजदान उसकी हैरानगी देखकर महसूस हुआ। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वजिहा ने नासमझी से पूछा। अरे मासूम लड़की, एक जवान खूबसूरत लड़का एक जवान खूबसूरत लड़की का पीछा क्यों करता है भला? वजदान ने उसके सेट पर चिप लगाई। क्यों करता है? वजिहा को अभी भी वजदान की बात समझ में नहीं आई थी। अरे मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आपके पीछे पीछे आया था उस दिन। वजदान ने उसे सारी बात कह दी और अब उसके जवाब का मुंतज़िर था, जो उसे हैरानगी से देख रही थी। कब और कैसे? वजदान, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं? इसीलिए मैं उस दिन आपसे बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तंग जहन लोग 2 पल की बातचीत को मोहब्बत का नाम दे देते हैं। हाँ, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। वो कुछ बोलने ही लगा था जब वजिया ने हाथ के इशारे से उसे रोका। देखिए वजदान, एज अ सीनियर मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, मगर मुझे आपसे कोई प्यार व्यार नहीं, इसलिए आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। ये कहकर जैसे आई थी वैसे ही चली गई, जबकि वजदान उसे जाता देखता रहा। वजिया घर पहुंची थी जब उसे बाहर के दरवाजे पर निमरा मिल गई। निमरा उसकी खालाजाद थी, जो कि 2 साल पहले इसकी वालिदा खाल के हकीके से जा मिली थी, और निमरा और उसके वालिद को उसकी भाभी ने ही संभाला था। भाई असलान काम के सिलसिले में दुबई गए हुए थे और वालिदा की वफ़ात पर जाकर भी ना पहुंच सके। वजिया बहुत खुश हुई थी उसे देखकर, पाँव दबाते उसके पीछे जा खड़ी हुई। उसके चेहरे पर मुस्कान वाजिया थी। भू! वजिया ने निमरा के कान के पास आकर कहा। निमरा जो अपने ध्यान में खड़ी थी उसकी आवाज़ से बुरी तरह घबरा कर पलटी। उफ जिया, तुम हो? तुम्हें ज़रा अंदाज़ा है कि मुझे अपनी बड़ी बहन को डराते हुए कितना सुकून मिलता है? वजिया ने उसकी बात काट कर उससे लिपट कर कहा। तुम कभी नहीं सुधरोगी, निमरा ने उसे परे करते हुए कहा, और वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुई। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया और खाने के बाद निमरा सो गई और वजिया अपना पढ़ने बैठ गई। काफ़ी देर पढ़ने के बाद जब वो लेटने लगी तब उसका मोबाइल रोशन हुआ। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो उस पर 15 से ज़ायद मैसेज आए हुए थे। उसने पढ़े बगैर ही डिलीट कर दिया और सोने के लिए लेट गई। रात में वजिया उठी तो निमरा को जागता पाकर वो मुस्कुराई थी। निमरा भी उसे देखकर जवाबन मुस्कुराई। वजिया, एक बात पूछूं? निमरा ने उसे पूर देखते हुए कहा। हाँ पूछो, उसने सरसरी से कहा। ये वजदान कौन है जिया? कौन वजदान? वजिया ने नासमझी से पूछा। और तुम्हें कैसे पता है? जिया, जब तुम सो रही थी तुम्हारा फ़ोन मुसलसल बज रहा था। मैंने कॉल अटेंड की तो कोई वजदान था, इसलिए पूछ रही हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान था तुम्हारे फ़ोन ना उठाने पर। आप सच सच बताना माजरा क्या? निमरा ने आबरू उचकाते हुए कहा, और वजिया ने गहरी सांस लेकर उसे सारी बात बता दी कि कैसे उस दिन उससे हल्की और आज तक की सारी बात बताकर चुप हुई। तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता क्या जिया? निमरा ने पूछा। निमरा, अच्छा लगे या ना लगे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अभी पढ़ना है और मैं अभी इस बारे में नहीं सोच सकती। मुझे अपना करियर बनाना है, उसके बाद कहीं जाकर शादी का सोचूंगी। वजिया ने गोया बात ही ख़त्म कर डाली थी। मगर खाला तो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं और इसलिए तो उन्होंने मुझे बुलाया है। निमरा ने उसके सर पर बम फोड़ा। क्या? मामा जानी क्या सोच रही हैं? वजिया उठकर कमरे से निकली। उसे आज किसी भी हाल में शादी की बात से तो पीछा छुड़ाना ही था। अभी वो उनके रूम की जानिब बढ़ी थी जब उनकी और रानी बेगम की आवाज़ सुनाई दी। उसके कदम मन भर के हो गए।
कहीं से भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वजीहा आज उनसे दो टोक बात करने आई थी, मगर उसमें हिम्मत ही ना हुई कि उनके और रानी बेगम की बात सुनकर भाभी जिया अगर किसी को पसंद करती हुई तो रानी बेगम ने अपने दिल की बात कही। नहीं रानी, जिया ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी मेरा मान है। मुझे फ़ख्र है कि जिया वजीहा मेरी बेटी है। अल्लाह सबको उस जैसी औलाद दे, आमीन। भाभी मेरी भी यही दुआ है। और रजा, हालात भी तो देखो ना इंसान को किस तरफ ले जाते हैं। यकीन मानो रजा, अगर आज असफर जिंदा होता तो जिया मेरी बहू बनती। मुझे बहुत खुशी मिलती कि मेरे भाई की बेटियां मेरी अपनी बेटियां बनती। मगर जो किस्मत को मंजूर, रानी बेगम ने आँख का कोना साफ करते हुए कहा। बस भूल जाओ रानी, कोई बात नहीं, तुम दिल को छोटा मत करो। जिया जब उठेगी तो सुबह मैं से बात कर लूँगी। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी मेरी बात मानेगी, उन्होंने बड़े यकीन से कहा। और दरवाजे के बाहर खड़ी वजीहा के कदम लरस गए और वो बगैर आवाज़ के जैसे आई थी वैसे ही चली गई। कौन जानता था कि उसकी ज़िंदगी में आगे और कौन कौन सी मुश्किलात आनी थी। कौन जाने कि हालात क्या रंग लाने वाले थे। और किसे पता था कि जो खुशी के दीप वो जलाने के लिए खुशी मना रहे हैं उनका नसीब बनती भी थी या नहीं। मगर कौन जाने किस्मत और वक्त के फैसलों को। सुबह वजीहा की जब आँख खुली तो सूरज की रोशनी हर सूख फैली हुई थी। उसने जल्दी से घड़ी में टाइम देखा जो 7 बजा रही थी, मतलब यूनी जाने में सिर्फ 1 घंटा था। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई और जल्दी से तैयार होने लगी। तैयार होकर निकलने ही लगी थी जब ही निम्रा से उसका टकराव हुआ। अरे देख कर जिया। ओह सॉरी, वजीहा ने कहा। कोई बात नहीं, लगता है देर हो रही है तुम्हें। निम्रा ने उसकी फाइल जो उससे टकराने की वजह से गिर गई थी उसे उठाकर उसे देते हुए कहा। थैंक्स, हाँ देर हो रही है। पता नहीं कैसे आज आँख नहीं खुली, वजीहा ने फाइल पकड़ते हुए कहा। ओके बाय, बाद में मिलते हैं, वो कहकर बाहर निकल गई। जिया खाना तो खाती जाओ। मामा जानी देर हो रही है मुझे। अरे आराम से। रजा बेगम ने पराठे का रोल बनाकर उसे दिया जो बिरयानी से खाती हुई निकल गई थी। जिया भी यूनी के बाहर ही थी जब वजदान ने उसे घेर लिया। ओहो मैडम, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो। और जिया जो अपने ध्यान में ही जा रही थी उसे टकराते टकराते बची। मुझे लगता है कि आपको ऐनक लगवा लेनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि सामने यूनिवर्सिटी और एक तलबा यूनी के सामने है, तो जाहिर सी बात है यूनी में ही जाएगी ना। और जिया ने 2 कदम पीछे होते हुए कहा। बहुत बोलती हैं वैसे आप। मैंने अभी तक आपने अभी तक मुझे हाँ में जवाब नहीं दिया। वजदान ने पूछा। मैंने कल ही आपको जवाब दे दिया था कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ दें। रास्ता तो तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप हाँ में जवाब नहीं दे देती, वो वजदान कमाल ढिठाई के साथ बोला। ओ मिस्टर, भला मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है या मैं आपको कहीं से पागल दिखती हूँ जो झूठ बोलूँ। वजीहा ने अपने गुस्से पर जब्त करते हुए कहा। मतलब, वजदान ने नासमझी से पूछा। देखिए सिंपल सी बात है, आप मुझे पसंद नहीं है। प्लीज़ मेरा तमाशा बनाना बंद करें, यही मतलब है मेरा, उसने रास्ते से जाते हुए कहा। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, वजदान ने पीछे से कहा। क्यों? उसने एकदम रुका उसकी तरफ घूरते हुए पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन कसम से आपको देखकर ही आपसे प्यार हो गया था। शायद पहली नज़र वाला प्यार। आपको ही शायद फिल्मी लग रहा हो, लेकिन मेरा यकीन करें मुझे आपसे शदीद मोहब्बत है। वजदान ने आखिरी दाना फेंका, जबकि जिया के गानों में उसकी रजा बेगम की आवाज़ गूंजी। मेरी बेटी ऐसी नहीं, वो मेरा मान रखेगी। वजीहा ने करब से आंखें मींच ली। कैसी मुसीबत है, आप भी जान छोड़ दें मेरी। मैं बस आपसे प्यार नहीं करती, मतलब नहीं करती। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, समझी। वजदान ने गुस्से के आलम से बाजू दबोचते हुए कहा। वजीहा ने एक नज़र उसे देखा और ज़ोरदार धक्का दिया और गुस्से से बोली। देखो, जिस टाइप के तुम लड़के हो वो अंदाज़ा तो मुझे हो ही रहा है, लेकिन मैं इस टाइप की नहीं हूँ। जाके किसी और को फंसाओ और मेरा टाइम ज़ाया ना करो, और उसे फंसाओ जिसे तुम्हारे बारे में पता ना हो। अब ये मत कहना कि आप इस बारे में नहीं जानते। मुझे मालूम है आप जैसे लड़कों की बैठक कैसी होती है। वजीहा ने अंधेरे में तिल चलाया जो कि सही निशाने पर जा लगा, और वजदान का चेहरा धुआं धुआं हो गया। उस पर एक निगाह डालकर उसने यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हुए कहा और अंदर चली गई, जबकि पीछे वो ये सोचता रहा कि आखिर इससे किसने बताया मेरे स्कैंडल के बारे में। इसी सोच के रहते उसने अली को कॉल मिलाई और उसे पर्ल होटल बुलाया, और अगले 20 मिनट बाद वो एक दूसरे के सामने थे। वजदान ने उसे सब कुछ बता दिया था, जिसके जवाब में अली ने बस इतना बोला कि यार वजदान, तेरी किसी गर्लफ्रेंड ने बता दिया होगा उसे, तो फिक्र न कर, भाव देगी वो 2-4 दिन, फिर खुद ही दूसरी लड़कियों की तरह तेरे पीछे पीछे घूमेगी। बस तूने उससे कह देना है कि ये बकवास है, तू तो बहुत शरीफ है। मान जाती वो। यार वो नहीं मानी, वजदान ने अफसरदगी से कहा। वजदान यार, बस ऐसी लड़कियों
ऐसी लड़कियां खुद को पाक पास साबित करती हैं। बस मुझे समझ नहीं आती कि किसने बताया होगा उसे तेरे बारे में। अली ने उससे पूछा। पता नहीं यार, होगी कोई। जबकि जिस लड़की के साथ मेरा रिलेशन हो, मैं उसे इस काबिल नहीं छोड़ता कि मेरे बारे में किसी से कुछ कह सके। और तू तो जानता है मुझे कि तेरे दोस्त कच्चे काम नहीं करता। वजदान मकारी से हंसा। कर तो उसके साथ भी लेता, पर क्या करूं, दिल आ गया है साली पर। अच्छा फिर तू ऐसा कर, उसके घर पहुंचे और उसके माँ बाप के सामने जाकर उसका हाथ मांग ले। अली ने मशवरा दिया। नहीं यार, अभी मॉम डैड लंदन में है, 6 माह बाद आएंगे, तब तक रुक जाता हूँ। वो कौन सा भागी जा रही है, वजदान ने अपना मसला ही हल कर दिया था। वजीहा यूनिवर्सिटी से वापस लौट रही थी जब गली के कपड़ों से वजदान मिल गया। वजीहा, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? वजदान ने उसका रास्ता रोका, जो कि उस पर एक निगाह डालकर आगे बढ़ गई। रास्ता छोड़ो मेरा, वजीहा चिल्लाई। वजदान उससे फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए बोला। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम मुझे इस तरह इनकार नहीं कर सकती। वो उसे दबोचता हुआ बोला। मैं इनकार कर चुकी हूँ मिस्टर वजदान अकरम। वो सोनाली को तो जानते ही होंगे आप। अरे वही सोनाली जिसे पिछले महीने तुमने इसी तरह प्यार के दावे किए थे, और फिर आज वो कहाँ है? वजदान, बोलो कहाँ है? वजीहा ने उसे दूर धकेलते हुए कहा। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करो। वजदान बोला। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो उसे परे करते हुए चिल्लाई और वहाँ से चली गई। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। यूनि से वापस आते जाते उसे मिलता था, मगर वजीहा ने उस पर ना एतबार करने की बहुत कोशिश की। मगर थी भी तो लड़की ही ना, जो अपनी तारीफ़ के लिए पागल हो जाती। और वो था भी अच्छा खासा उस पर यूनि की लड़कियां फिदा थी, लेकिन जिसे वो सो कॉल चाहता था वो उसे दूर भागती थी। वजीहा यूनि से लौट रही थी जब उसे अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा उसे देखता ही मिला। वजदान उसे देखकर एक स्माइल पास की। पता नहीं कब का दिया उसका काम आ गया, और जो उसके और अरमान जो उनके ही घर आ रहा था उससे मिला। अरे गुड़िया, आ गई यूनि से? कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? वो मुस्कुराते हुए उससे मिलकर पूछ रहा था। अच्छी जा रही है भाई। आप कब आए वैसे? वजीहा ने चहकते हुए पूछा। वो दूर थे, इसलिए उनकी बातें उसे सुनाई नहीं दी, मगर चेहरे पर खुशी देखकर वो समझ रहा था कि उनका कोई अपना है। उसने वहाँ जाने में ही आफियत समझी थी। निमरा कमरे में दाखिल हुई तो वजीहा को सोचों में गुम पाकर बोली। जिया, आज फिर वो मिला था? हाँ, वो यहाँ तक भी पहुँच गया है। वजीहा ने अपनी परेशानी जाहिर की। क्या? निमरा ने हैरानगी से पूछा। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि घर का एड्रेस कहाँ से मिला उसे, निमरा ने हैरत से पूछा। मैंने दिया था उसे और कहा था मुलाकात के लिए आ जाना, उसने तंजिया लहजे में कहा। अरे तुम तो उसे पसंद भी नहीं करती, फिर क्यों दिया? निमरा ने नासमझी से पूछा। बेवकूफ़ लड़की, अब मुझे क्या पता उसको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला। मैं खुद इस बात से परेशान हूँ। अब के जिया का लहजा भी संजीदा था। वैसे बंदा काफ़ी इंटरेस्टेड है तुम में, निमरा ने आँख मार कर कहा। अब देखो ना किस तरह तुमसे इज़हार मोहब्बत ख़त के ज़रिए किया, और फिर तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, अपना नाम बताया, मोहब्बत का इज़हार किया। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें वो अच्छा क्यों नहीं लगता? वो बातें कितनी अच्छी करता है, दिल करता है सुनते ही जाओ। इतना अच्छा है कि किसी भी लड़की का उस पर दिल आ जाए। एक बस तुम मुझे उसे घास नहीं डालती, निमरा ने हसरत भरे लहजे में कहा। लेकिन मैं इस तरह किसी भी राहगुजर पर एतबार नहीं कर सकती, वजीहा ने एकदम उसकी बात का जवाब देते कहा। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, उससे एक बार मिल लो कहीं, उसके बारे में जो जानना है उसे पूछ लो, निमरा ने उसे सवालिया अंदाज में देखते हुए कह रही थी। मेरे पास टाइम नहीं है फजूल में, वो बोलते हुए किचन की जानिब चली गई, लेकिन कुछ याद आने पर वापस मुड़ी। तुम्हें कैसे पता कि वो हैंडसम है? वजीहा ने सवालिया नज़रों से पूछा। देख जिया, सिंपल सी बात है, उस दिन मैं बाजार गई थी खाला के साथ, तो तुम्हें उसकी बातें सुनते और देख लिया था बस, और तुमने बताया नहीं मुझे। वो बोली। वैसे वैसे ही नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, खाना खाओगी तुम? इमरान ने किचन में जाते हुए पूछा। नहीं, अभी खाया है, तुम खा लो। वो मोबाइल उठाते बोली तो ओके कहकर चली गई। वो जिया भी पढ़ने ही बैठी थी जब रजा बेगम कमरे में दाखिल हुई। बेटा, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है, देख लो कैसा है। अरमान को तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगा, टीचर है वो और इकलौता है माँ बाप का, और उसका भी तुम्हारी इतना बाप सर पर नहीं है, इसलिए देख लो तस्वीर और मुझे बता देना। रजा बेगम उसका गाल थपक जाने लगी जब जिया बोली मामा। वो उनकी आवाज़ पर मुड़ी। वो समझ रही थी कि हर बार की तरह वो इनकार करेगी। मामा, मुझे पिक्चर नहीं देखनी लड़के की, जिया ने सपाट लहजे में कहा। मगर क्यों जिया, तुम क्यों मुझे दुख दे रही हो? रजा बेगम ने रूहान से होकर कहा। मामा जानी, आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं ये कह रही थी कि आप ही लड़के की पिक्चर देख लें, मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है, आप कभी भी मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती, इसलिए। वजीहा ने उनके गले में बाहें डालते हुए कहा। जिया, तुम्हें इल्म नहीं कि तुमने ये बात कहकर मेरे दिल को कितना सुकून पहुंचाया है, रजा बेगम ने जज्बात से भरे लहजे में कहा। जी मामा, मुझे पता है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपकी मर्जी से जब जहाँ कहेंगी मैं शादी कर लूँगी। अब खुश? वजीहा ने मुस्कुराकर पूछा।
वो यही तो चाहती थी कि वो अपनी माँ का मान ना तोड़े, इसीलिए अपनी खुशियों पर पाबंदी लगा रही थी। हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है जिया। रजा बेगम उसे प्यार करते कमरे से निकल गई। तभी निम्रा रूम में आई। जिया, मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है? हाँ निम्रा, तुम भी तो यही चाहती थी और मामा भी इसी बात से खुश है बहुत। और क्या तुम खुश नहीं हो? जिया ने पूछा। पगली, मैं कैसे ना खुश हूँ? तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। निम्रा मुस्कुराई। बस मुझे इस बात का डर है कि कहीं कुछ गलत ना कर बैठे वो। निम्रा, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। जिया, वो तुमसे मोहब्बत करता है, ऐसे कैसे तुम्हें किसी और का होने देगा? निम्रा ने कहा। निम्रा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, और अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेज देता, मगर नहीं। तुम्हें मैंने बताया था ना कि मेरी क्लास वालों की बहन को उसने किस तरह चीट किया था। फिर भी जिया, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए उसे। निम्रा ने उसे समझाया। हाँ ठीक कह रही हो, मैं मामा से कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी करा दे। मेरी शादी हो जाएगी तो तब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और कौन जाने के हालात क्या करते हैं, और इसके ईमान की यही मजबूती से गलत करने से रोकेगी। मोहब्बत में कभी दो राहे का इम्कान नहीं होता। ये होती है तो होती है, नहीं होती तो जितना भी जतन कर लो नहीं होती। अगर कोई अचानक अच्छा लग जाए तो सब खामियां उसकी अचानक खूबियों की ओढ़नी में छुप जाती हैं, मगर अगर मोहब्बत ना हो तो खूबियां भी खामियों में बदल जाती हैं। बस इंसान वही करता है जिस पर अल्लाह का उसका दिल मुतमईन करता है। दिल की बात इसलिए सुनी जाती है क्योंकि वो अल्लाह का घर होता है, और अल्लाह ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका घर टूटे। इसीलिए वो ऐसे शख्स का इंतखाब बिल्कुल नहीं करता जिसकी मोहब्बत में ज़रा बराबर की भी खोट हो। बस इंसान के समझने की देर होती है कि वो जब दामन में लाखों छेद हो जाएं, कबूतर के परों के साथ लिपटे सब आया भेद हो जाएं, तो तब रिसवाई के सिवा और कुछ नहीं रहता। और बेशक वो अल्लाह अहले ईमान वालों को रुसवा नहीं होने देता, चाहे वो इस बात से अपने खालिक से भी दूर हो जाए। मुझे यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी। इस बात को 1 हफ्ता हो चुका था। उसने महसूस किया कि रजा बेगम कितनी खुश है। वो उन्हें खुश ही देखना चाहती थी। पापा के बाद उन्होंने ही तो सब कुछ संभाला था। ये नहीं था कि वजीह उन्हें दुख देती थी, बल्कि वो तो हमेशा उनकी हर बात मानती थी। बस शादी को लेकर वो उनकी एक ना सुनती। वो उनसे दूर नहीं जाना चाहती थी, और बचपन से ही असफर का नाम अपने नाम के साथ सुनने की उसे आदत थी। पर कहते हैं ना कि किस्मत के खेल निराले होते हैं। वो ऐसे खेल खेल जाती है कि कुछ भी नहीं कर पाता इंसान, और यही उसके साथ हुआ था। जब वो और असफर 7 साल के थे तब असफर को शदीद किस्म का बुखार हुआ था, और ऐसा बुखार चढ़ा कि उसकी जान लेकर ही दम लिया। वजीहा किसी से कुछ ना कहती थी, मगर वो अंदर से टूट चुकी थी। वजीहा माजी की सोचों में गुम थी जब अलार्म की घंटी ने उसे हाल में लापट खा। वो सर झटक के तैयार होने लगी। तैयार होकर बाहर ही निकली थी जब रजा बेगम कमरे में दाखिल हुई। जी बेटा, आज यूनिट से जल्दी आ जाना, कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। क्या अभी इतनी जल्दी? वो सोच कर रह गई थी, जबकि उसकी जुबान से सिर्फ ये निकला था, ओके मामा, और वो उनसे मिलकर निकल गई। वजदान हर रोज़ उससे प्यार का इजहार करता, उसे किसी न किसी तरह हासिल करने की कोशिश करता, मगर वो मान के ही ना दे रही थी। वजदान थक चुका था उसे मनाते मनाते। अली उसे नए प्लान बताता रहता और वजदान उन पर अमल करता, मगर सब बेसूद। आज भी वो उससे बात करने के लिए छुट्टी के वक्त का इंतज़ार कर रहा था। उसे 2 घंटे हो चुके थे बाहर खड़े, मगर वजीहा अभी तक ना आई। आती भी कैसे भला? उसने तक हार कर गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि वो तो 12 बजे ही चली गई थी। वो इतनी जल्दी क्यों चली गई? वजदान सोचते हुए अली के घर की जानिब चला गया। वजीहा घर पहुंच चुकी थी और इस वक्त किचन में शामी कबाब तल रही थी। रिश्ते वालों ने अभी ही आ जाना था, इसलिए वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही थी जब दरवाजे पर बेल हुई। रजा बेगम ने दरवाज़ा खोला तो बानो लड़के वालों को लेकर खड़ी थी। किचन में काम करते हुए वजीहा को बाहर से उनकी आवाज़ आ रही थी। वो शामी प्लेट में सजा रही थी जब निम्रा उसे बाहर लेने के लिए आई। आ जाओ जिया, लड़का और उसकी फैमिली वाले तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी आओ। निम्रा उसके कहते साथ ही कपों में चाय उंडेलने लगी। वजीहा ने एक चक्कर कमरे की तरफ लगाया और लिप ग्लॉस दुरुस्त करती सलीके से दुपट्टा ओढ़कर मेहमानों के सामने चली गई। अस्सलाम वालेकुम। उसने मुश्तरका सबको सलाम किया। सभी ने उसके सलाम का जवाब दिया। वालेकुम सलाम, बेटा बैठो हमारे पास। अस्मा बेगम ने उसे अपना पास बैठाते हुए कहा। उनके बिल्कुल सामने एक डिसेंट सा नौजवान सलीके से बैठा हुआ था। वो बहुत खूबसूरत था, मगर वजीहा भी तो कम नहीं थी, मगर और आज वो बिलाशुबा हसीन लग रही थी। क्या नाम है आपका बेटा? अस्मा ने नहायत खुशदिली से पूछा। लगता था कि वजीहा उन्हें बहुत पसंद आ गई है। जी मेरा नाम वजीहा इकबाल है, वजीहा ने कॉन्फिडेंस से कहा। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है आपका। थैंक्स, वजीहा हल्का सा मुस्कुरा दी। ये मेरा बेटा है ज़ीशान, और ये मेरी बहू बेटी नाइशा। बहुत खुशी हुई वजीहा तुमसे मिलकर, नाइशा ने मुस्कुरा कर कहा। जी मुझे भी। वो भी मुस्कुरा दी। मामा बात कर लें, आप आंटी से मुझे रिश्ता मंजूर है, ज़ीशान ने कहा, जबकि आसमा बेगम ने उसकी राय लेते ही कहा, हमें तो बच्ची बहुत पसंद है, अब तुम ही बताओ।
और वजीहा मुतमईन सी उठ गई। बहन जी, बिलाशुबा आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, इतने अच्छे अखलाक वाली है। ये सब आपकी परवरिश का नतीजा है बहन जी, वरना आजकल के बच्चे तो किसी की नहीं सुनते। खैर, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप पूछ लें बेटी से, अपनी बेटी से। मैं भी ज़ीशान से पूछ चुकी हूँ। अस्मा बेगम ने उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। जी बहन जी, वजीहा को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरी बेटी मेरी हर बात मानती है, मेरा मान है वजीहा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, वजीहा मेरी बेटी है। रजा बेगम की आंखें नम हुई थी। वजीहा उनकी इस कदर प्यार पर, इतने भरोसे पर आबदीदा हो गई। जी आंटी, मामा जानी ठीक कह रही हैं, मुझे भी रिश्ता मंजूर है। वजीहा कहकर उनके पास आ गई। ज़ीशान उसके इस कदर बेबाक इकरार पर हक्का बक्का रह गया था। वजीहा बेटा, आप मुझे मम्मी बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अस्मा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। ओके मम्मी, वजीहा भी मुस्कुरा कर बोली थी। अली यार, तुम मुझसे ये क्या कह रहे हो? माम कभी नहीं आएंगी, सबसे पहले कहेंगी वजी वो लड़की तुम्हारी तरह आवारा होगी, जैसे तुम आवारा हो, सारी बात मट्टी में मिला देंगी। उनसे कहने का कोई फ़ायदा नहीं। वजदान अपनी भड़ास निकाल रहा था। वजी देख यार, वो भी यही सोच रही होंगी कि तूने अपने पेरेंट्स को उसके घर नहीं भेजा। अली वजदान को समझा रहा था और वो किसी गहरी सोच में गर्क था। मेरे पास एक प्लान है, वजदान ने आंखों में चमक लिए कहा। बोल। अली सीधा होकर बैठा और वजदान उसे बताने लगा। क्या? अली का रंग फूक हुआ था उसका प्लान सुनकर। मंगनी की तारीख एक हफ्ते बाद की तय करके वो लोग अभी उन्हें अस्पात में भी तसल्ली देकर उन्हें सिर्फ वजीहा चाहिए थी और कुछ नहीं, ये कहकर चले गए थे। राजा बेगम और रानिया बेगम सारी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी थी। वजीहा का जोड़ा भी ज़ीशान के पसंद था। अस्मा बेगम ने उनके घर भिजवा दिया था। वजीहा सोचने में गुम रहती कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी और अपनी मामा से दूर हो जाएगी। यही वजह थी कि वो शादी करना नहीं चाहती थी, मगर राजा बेगम की खुशी देखकर वो चुप रह जाती। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और मंगनी में भी अब 2 दिन बाकी रह गए थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी। राजा बेगम खाना बना रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दरवाज़ा खोलने गई तो एक आदमी और औरत बाहर से कुछ सामान के साथ खड़े थे। जी आप कौन? रजा बेगम ने उनसे पूछा। तो वो आदमी बोला, बहन जी, वजीहा का घर है। जी मगर आप कौन? उन्होंने नासमझी से पूछा। अरे बहन, अंदर नहीं बुलाएंगी क्या? औरत ने मुस्कुरा कर कहा। जी क्यों नहीं, आए प्लीज़, उन्होंने दरवाजे को छोड़ते हुए कहा। ये क्या बकवास है वजी? अगर अंकल आंटी को पता चल गया तो? अली ने पेशानी से कहा। अभी कैसे पता चलेगा उन्हें? अब यही एक रास्ता है उसे हासिल करने का, वजदान ने सोचते हुए कहा। नहीं पता चलता उन्हें, बस तुम एक नकली माँ बाप का इंतज़ाम करो, वजदान ने अली से कहा। तो अली उठकर चला गया। मैडम वजीहा, अब मुझे कोई भी ताकत तुमसे अलग नहीं कर पाएगी, वजदान मुस्कुराता हुआ बोला। मगर उसे मालूम न था कि हर बार किस्मत अच्छी नहीं होती। किस्मत और वक्त कब बाजी पलट दे कुछ पता ही नहीं चलता। जी बता दें कौन है आप लोग और वजीहा को कैसे जानते हैं? रजा बेगम उन्हें बिठाकर चाय रखते हुए बोली। जी मेरा नाम इकरा है और ये मेरे शौहर अकराम है, औरत ने अपना तारुफ करवाया। जी हम वजीहा को इस तरह जानते हैं कि वो हमारे बेटे के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। हमारे बेटे को बहुत पसंद है, इसलिए हम आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ करना चाहते हैं। औरत ने बात मुकम्मल करने के साथ अपनी इत्मीनान के साथ बात मुकम्मल की, जबकि रजा बेगम तो शशदर रह गई थी। वजी मैंने इंतज़ाम कर लिया है किराए पर एक औरत का और एक मर्द का, उन्हें सब कुछ समझा दिया है। मैं नहीं जानता कि वजीहा का घर किधर है, इसलिए तुम उनके साथ चले जाओ। अली ने इन 2 लोगों की तरफ इशारा करके कहा। अली ये लोग मेरा काम कर भी सकेंगे या नहीं? वजदान ने अपनी फिक्र जाहिर की। साहब हम तो पैदा ही एक्टिंग के लिए हुए हैं। उनमें से एक मर्द ने चेहरे पर हंसी लाते हुए कहा। उफ कितनी बू आ रही है तुम लोगों से। पहले अच्छी तरह नहा लो, फिर मॉम और पापा के कपड़े पहनकर चले जाना। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि वजीहा का रिश्ता मेरे लिए लेकर ही लौटना, समझो तुम लोग? उसने उन्हें उंगली दिखाकर कहा। जी साहब जी। उन दोनों ने एक साथ अस्पात में सर हिलाया। अब वो लोग रजा बेगम के साथ ने रटा रटाया सबक बोल रहे थे। बहन जी आप चुप क्यों हैं? इकरा बेगम ने पूछा। देखें बहन, आपने आने में देर कर दी, अब कोई फ़ायदा नहीं रहा आपके आने का। मतलब? इकरा बेगम ने नासमझी से पूछा। मतलब ये कि वजीहा का रिश्ता तय हो चुका है और 2 दिन बाद उसकी मंगनी है, रजा बेगम ने उन्हें बताया। क्या? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो औरत खड़े होकर बोली। क्या मतलब? मैंने क्या किया है? रजा बेगम ने भी खड़े होते कहा। आप हमारे अलावा किसी को अपनी बेटी नहीं दे सकती। ये क्या बात हुई इकरा बहन? बेटी है मेरी मर्जी, मैं किसी से भी उसकी शादी करूं, कहीं पर भी करूं। आप ऐसे फालतू में धौंस जमा रही हैं। रजा बेगम की बात सख्त नागवार कुचली, इसलिए वो बोल उठी। देखिए बहन, मंगनी टूट भी तो सकती है ना, आप उसकी वहाँ से मंगनी तोड़ के मेरे बेटे के साथ कर दें, इकरा ने उनसे कहा। अरे वाह, मैं ऐसे क्यों कर दूँ, ना जान ना पहचान। मैं आप लोगों को जानती तक नहीं है और देखा वाला रिश्ता आपके बेटे के लिए तोड़ दूँ? वाह क्या खुदगर्ज औरत है आप। रजा बेगम उनकी बात सुनकर गुस्से में आ गई। देखिए
आप देखिए, रजा बेगम ने उन्हें टोकते हुए कहा, आप शराफत से यहाँ से चली जाएं तो बेहतर होगा, वरना। उन्होंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी और वो लोग एक गहरी नज़र उन पर डालकर बाहर निकल गए और रजा बेगम ने ठक से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुबादा कहीं वो दोबारा ही ना आ जाए। रजा बेगम ने सब बताया जो रजा बेगम की बात उन्होंने सब कुछ उन्हें बता दिया जो अली ने कहा था, मगर वो राज़ी ना हुई। वो लोग अब सारी बात अली को बता रहे थे। अली ने कहा स्टार्ट करते वक्त उन्हें मना कर दिया कि वजदान को फ़ोन ना करे और वो मान भी गए थे। घर पहुंचे तो वजदान किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर था। उसकी वापसी भी रात तक भी ना हुई। अली उसका इंतज़ार करता करता सो गया। सुबह 7 बजे जब वो नमूदार हुआ तो वो सीधा उन लोगों के पास पहुंचा जो मस्जिद से बड़े सो रहे थे। वजदान ने उन्हें उठाया और बेताबी से पूछने लगा, क्या हुआ? वजीहा के घर वाले मान गए ना? वजदान ने जोश से उनसे पूछा। अब उसे क्या बताते भला? लेकिन बताना भी ज़रूरी था। क्या वो बोल क्यों नहीं रहे? वजदान ने उस आदमी को झंझोड़ कर पूछा। इनकार कर दिया है उसकी माँ ने, और दोनों ने उनको सारी बात भी बता दी। तो वजदान सर ठाम कर नीचे बैठता चला गया। क्या वजीहा की मंगनी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वजदान पागलों की तरह चीख रहा था। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो चीखे जा रहा था जब उस आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। साहिब, हौसला रखें। लेकिन वजदान ने उसका हाथ झटकते और वॉलेट से पैसे निकाल कर उनके सामने गिरा कर वो वहाँ से चला गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। रजा बेगम कल के फंक्शन की सारी तैयारियां करके लेटने ही लगी थी जब रीता आई। मामा, आप सो तो नहीं रही? रीता ने उनके पास बैठ कर कहा। नहीं रीता, बताओ किस लिए आई हो तुम? मामा, आप भी जानती हैं कि मुझे लगी पिटी बातें करनी नहीं आती, इसलिए आपसे कहने आए थे कि वो लोग जो आए थे वो कहीं जिया के कहने पर तो नहीं। बस रीता, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ऋचा बेगम उसके बात काटते हुए बोली। मामा, आप तो नाराज़ हो रही हैं। मेरे कहने का मतलब था कि जिया जवान है, हो सकता है इससे लेकिन वो और कुछ बोलती रजा बेगम बोल पड़ी। मेरी जिया ऐसे नहीं है रीता, उसमें मेरा खून है और वो इतनी कॉन्फिडेंट तो है कि अगर उसे कोई पसंद होता तो मुझसे कहती, मगर मुझे अपनी बच्ची पर पूरा एतमान है, वैसा सोच भी नहीं सकती। मेरा खून उसके रगों में दौड़ा है, रजा बेगम रीता से बात कह रही थी। आइंदा इस बारे में ऐसी कोई बात ना सुनो। जी मामा, मैं बस ऐसे ही कह रही थी, रीता ने कहा। आप परेशान ना हो, रीता उनके हाथ पर हाथ रखकर बोली, और वो लोग दूसरी बातों में मगन हो गए। इस बात से अनजान कि वजीहा उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। वजीहा आई तो रजा बेगम से सर में मालिश करवानी थी, मगर उन्हें बातें करता देख जाने लगी जब उसने रीता की बात सुनी, और फिर वो साकत से सारी बात सुनती चली गई। वजीहा अपने कमरे में आकर भी यही सोच रही थी कि अब वो इस रिश्ते को दिल से अपना लेगी। उसकी माँ को उस पर मान है और उस मान को टूटने नहीं देगी। वजदान को लगा उसके पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बची। उसे रह रहकर वजीहा पर गुस्सा आ रहा था। क्यों वो उसकी आंखों में अपने लिए जलते मोहब्बत के दीप नहीं देख सकती थी? क्यों किया उसने ऐसा? कैसे उसके साथ ऐसा कर सकती है? कैसे रहेगा उसके बगैर? और उसने एक बार भी ना सोचा उसके बारे में जिसके बगैर ज़िंदगी का वो कोई तस्वर ही नहीं कर सकता था। कैसे कटेगी पहाड़ जैसी ज़िंदगी उसके बिना? क्यों हुई उसके ये मोहब्बत? आखिर क्यों? उसके बाद ऐसे बहुत से क्यों थे, और इस क्यों का उसके पास एक भी जवाब ना था। मोहब्बत भी कितनी जालिम चीज़ है। अच्छे भले बंदे को क्या से क्या बनाकर रख देती है, कितना बेबस करके रख देती है। मोहब्बत के महबूब के कदमों में गिरने में भी कोई आड़ महसूस नहीं होती। समझ में कुछ नहीं आता। मोहब्बत के मारे महबूब की खातिर दूध की नहरें तक निकाल ली, फिर भी अक्सर खाली हाथ ही रह जाते हैं। क्यों उसे भी मोहब्बत ने अपना शिकार कर लिया था, और यही नहीं था कि उसे पहले कभी कोई लड़की अच्छी नहीं लगी, फिर भी ये आम सी लड़की उसके दिल पर राज कर रही थी। अब वो कैसे उसके बिना जिएगा? उसे नहीं मालूम था कि इस तरह उसके दीदार की खातिर भटकेगा। वजदान तड़पते हुए सोच रहा था, अब शायद यही मेरा नसीब है। वजदान सर घुटनों में दे कितनी देर बैठा ही रहा, कितनी देर वो ऐसे सिसकता रहा, अपनी नाकामी पर रोता और करता रहा। जब मुलाजिम ने उसे अली के आने के बताया, अली भी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है वजी, ऐसे क्यों बैठा है? अली ने उसे बाजू से पकड़ते हुए कहा। कुछ नहीं अली, वजदान ने अपना बाजू छुड़ाते बोला। कुछ तो है, अगर बताना नहीं चाहता वो अलग बात है, अली ने लुच्चेपन से बोला। वो उसके बचपन का दोस्त था, इसलिए उसके हर राज से वाकिफ था। तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे कुछ जानता नहीं। वजदान ने उसे देख कर कहा। मुझे पता है, पर अब तुझे क्या मसला है? उसकी माँ ने इनकार कर दिया, बस कर, तुझे कौन सा लड़कियों की कमी है? अच्छा भला तो है तू, अली ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। बस कर अली, तू समझ क्यों नहीं रहा? मुझे उससे मोहब्बत है और ऐसे नहीं छोड़ सकता मैं उसे। उसके बगैर तो जीने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे वो हर हाल में इस कमरे में अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो बस चाहिए। वजदान ने ज़िद्दी बच्चों की तरह कहा, जो अपने लिए खिलौना मांगते हैं, जैसे उसके लिए चाहे मुझे कुछ ही नहीं क्यों ना करना पड़े। अली, मैं सब कुछ करूँगा, बस वो मुझे मिल जाए। अली को उसके लहजे में, उसकी सच्चाई में, उसकी आंखों की नमी सब समझा गई कि उससे प्यार करने लगा है। वो इंसान प्यार कर बैठा जो औरतों को कुछ समझता ही ना था, जिसके लिए औरत साथ जलील खेल तमाशे के लिए ही बनी थी।
कसूर उसका भी कोई ना था। उसकी माँ ने ही अगर से औरत की इज्जत करना सिखाया होता तो आज एक औरत के लिए अपनी इज्जत कुर्बान करता। ठीक है वजी, अगर तू सच मुझसे प्यार करता है तो मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा। मगर कैसे यार? वो जो नकली माँ बाप बनाकर भेजे थे उन्हें भी उसकी माँ ने जवाब देकर कहकर निकाल दिया कि मेरी बेटी की मंगनी हो गई है, और इस बात को भी 30 घंटे बीत चुके हैं। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी, वो मेरा इंतज़ार तो करती। आखिर में वजदान चिल्ला कर बोला, अच्छा वजी तू चुप कर, मेरे पास एक प्लान है। अली उसे बताने लगा और वजदान की आंखें उसे सुनकर चमक उठी। जिया, ओ फी लड़की बिना। जिया तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? निम्रा ने कमरे में आते हुए कहा। जिया बेड पर बैठी किताबों में सर दिए कुछ लिख रही थी। उसके इस तरह बोलने और सर किताबें इकट्ठी करने पर वो बेहद डिस्टर्ब हुई। क्या बात है निम्रा? तुम बिना? वजीहा ने उससे अपनी कॉपी लेते हुए कहा। जिया पागल हो तुम? आज तुम्हारी मंगनी है और तुम किताबों में सर दिए बैठे हो, पढ़ाकू कीड़ी। निम्रा बस थोड़ा सा सवाल रहता है, वो करके तैयार होती हूँ मैं। वजीहा उसे कहते फिर से लिखना शुरू हुई और निम्रा सर पर हाथ मारकर ये कहकर चली गई कि इसका कुछ नहीं हो सकता। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। ज़्यादा लोग नहीं थे, बस करीबी 2-4 रिश्तेदार बुलाए गए थे। मंगनी की रस्म शुरू कर दी गई थी। ज़ीशान और वजीहा ने रिंग एक्सचेंज कर ली थी। पूरा घर तालियों से गूंज उठा था। सब उनकी दायमी खुशियों की दुआएं कर रहे थे, मगर ये कौन जानता था कि कब क्या हो जाए और उनकी दुआ कबूल होती भी है कि नहीं। मगर कौन जाने किस्मत के फैसले, होता तो वही है जो रब का फैसला होता है। यार तू ठीक कर रहा है, तामुल से मेरी बात कर ली उससे, मगर वो नहीं मानी तो ऐसे ही सही। तुम इंतज़ाम करवा कर रखना और ये काम तो हम रात में ही कर लेंगे। वजदान ने अली की बात सुनकर कहा। पर वजी उसके घर वालों की काफ़ी बदनामी हो जाएगी, फिर तू जब उसे उठा के लाओगे तो। कोई नहीं, खैर है, जब निकाह हो जाएगा तब वो मेरी पाबंद हो जाएगी, तब उसके घर वाले भी मान जाएंगे। वजदान ने कहा। वजी आंटी अंकल से क्या कहोगे इस बारे में? अली के दिमाग में ये पहली बार ये बात आई तो पूछ बैठा। कुछ नहीं, उन्हें कौन सा मेरी फिक्र है, बस मॉम कर देती हैं फ़ोन एक दफ़ा और बस उनका फ़र्ज़ ख़त्म हो जाता है। अब जब उन लोगों को मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं? अब अपनी तैयारी कर लो अपनी भाभी को घर लाने की। वजीहा वेट्स वजदान। क्या खूब मैच है। वजदान क्या लगा था, वो उठ खड़ा हुआ। रात के 2 बज गए थे। उसे मेहमानों से फारिग होते होते। मेहमान कुछ ख़ास थे, फिर भी बातों में वक्त का पता ही ना चला। वो अभी भी अपने कमरे में दाखिल हुई थी। पेंसिल हिल के साथ चल चल कर उसकी एड़ियाँ दुख रही थी। सबसे पहले उसने सर, गले और बाजू को दुपट्टे की बोझ से आज़ाद किया। ये नहीं था कि दुपट्टा लेती नहीं थी, मगर वो अपने रूम में आकर सबसे पहले दुपट्टा ही अलग करती थी। आज भी उसने वही किया। उसके हर अंदाज में शदीद थकन नुमाया थी। बेड पर बैठती वो पैरों को हिल की बोझ से आज़ाद कर रही थी जो बाहर खटका हुआ। उसे लगा कि कमरे की बालकनी पर कोई है। जूते का स्ट्रिप खोलते उसने चौंक कर ग्लास विंडो की जानिब देखा जो कि बालकनी में खुलती थी। जी हाँ, उस तरफ गई और अगले ही लम्हे वो बालकनी में मौजूद थी। अच्छी तरह ऊपर नीचे देखने के बाद उसी की तसल्ली हो गई तो वो कमरे में वापस आई और अच्छी तरह दरवाजे को बंद कर लिया। वो फिर से बेड पर बैठ कर अपने जूते का स्ट्रिप खोलने लगी। उसके पाँव जूता लगने से थोड़े थोड़े छिल गए थे और ये उसके साथ पहली बार नहीं हुआ था। हर बार हिल उसके पाँव जख्मी कर देते थे, मगर वजीहा ही क्या जो अपनी पसंदीदा चीज़ छोड़ दे। वो से ही बैठी उनका जायज़ा ले रही थी और साथ साथ करीम भी लगा रही थी। उसे जलन का एहसास हो रहा था। वो करीम की डिब्बी साइड टेबल पर रखकर मुड़ी ही देखी लाइट चली गई। अरे ये लाइट को क्या हुआ? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वजीहा एकदम परेशान होते खुद से बोली। उसे अंधेरे से डर लगता था। अभी वह बेड से खड़ी होकर 2 कदम ही चली थी कि उसका पाँव उसकी अपनी ही जूती में उलझा और वो एकदम लड़खड़ाती, मगर इससे पहले कि वो गिरती 2 मजबूत हाथ उसे थाम चुके थे, जैसे किसी के हाथों ने उसे गिरने से बचाने के लिए थामा। उसने खौफ से चीखना चाहा, मगर मुकाबिल ने उसके मुंह पर अपने भारी हाथ दबाकर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया और उसके नाक पर रुमाल रख दिया। और कुछ ही लम्हे बाद वजीहा की आंखें बंद होने लगी। सामने खड़े शख्स का काम मुकम्मल हुआ और वो फातिहाना अंदाज में उठाकर जैसे आया था वैसे ही चला गया। सुबह के 10 बज रहे थे जब वजीहा की आंख खुली। उसने इर्द-गिर्द देखा तो झांसी साइड बेड पर लेटी हुई थी। खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे पड़ने से दिन में भी रात का गुमान हो रहा था। उसका सर भारी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस वक्त कहाँ है। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। अंधेरे के बायस उसका चेहरा ना देख सकी तो वो उठ खड़ी हुई। जब मुकाबिल ने उसका अपनी गिरफ्त में लिया। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और वजीहा के सवालों के जवाब में मुकाबिल ने कह के लगाए। वजीहा की आंखें खौफ से फैल गई। वो खुद को आज़ाद कराने के लिए भरपूर मज़ाहमत कर रही थी, मगर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत होने की वजह से बुरी तरह मचल कर रह गई। उसकी मज़ाहमत को खाते में न लाते हुए मुकाबिल शख्स उसे इसी तरह थामे उल्टे कदमों पीछे चल रहा था और वो भी उसके साथ पीछे को घसीटती जा रही थी। आखिर वो शख्स बिल्कुल दीवार के साथ लग कर रुक गया और इस तरह उसे भी अपने बिल्कुल साथ लगा लिया, मगर बोला कुछ नहीं और ना ही अभी तक उसकी कमर से अपना हाथ हटाया।
उस शख्स की इस हरकत पर वजीहा एक बार फिर तड़प उठी, मगर मुकाबिल शख्स पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। इस वक्त वजीहा खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे खुद को इस अनजान शख्स से आज़ाद कराए। उसने अपना पैर उसके पैर पर मारना चाहा, तभी उसने उसके दोनों पैरों को अपने पैरों में दबा लिया। वजीहा ने मज़ामत की, मगर बेसूद। उसने वजीहा के चेहरे पर हाथ फेरा था, वो कसमसाई, मगर मुकाबिल भी ज़िद्दी था। शदीद बेबसी के आलम में वजीहा सिसक उठी कि वो इस वक्त न जाने किस अनजान शख्स के रहमो करम पर थी। क्यों रो रही है वजीहा? कितना बुरा लगता है तुम्हें मेरा छूना? उसके कान के बिल्कुल पास कहीं जानी पहचानी सरगोशी हुई, मगर वो पहचानने से कासिर थी। उसने उसे बड़ी मुश्किल से धक्का मार दिया, मगर फिर भी उसकी गिरफ्त से ना निकल सकी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों डरती हो मुझसे इतना? बोलो वजीहा, जवाब दो मुझे। वो बोले ही जा रहा था और वजीहा गुमसुम थी। बोलो वजीहा, उसने उसे झंझोड़ा। मैं तुम्हें नहीं जानती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी मामा परेशान हो रही होंगी। वजीहा रोते हुए बोली। वजीहा, तुम नहीं जा सकती कहीं पर मुझसे निकाह किए बगैर। वो घबराते हुए बोला। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती और मेरी मंगनी हो चुकी है, प्लीज़ जाने दो मुझे। वजीहा रोते हुए बोली। तभी उसने उसे पर्दे धकेला और पर्दे बराबर करने लगा। अचानक रोशनी से उसकी आंखें चुंधी आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे यहाँ लाने की? वजीहा की नज़र अब वजदान पर पड़ी तो वो चीख उठी। देखो मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरा पीछा छोड़ दो। वजीहा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। क्या कहा तुमने? मंगनी? अच्छा मजाक है। एक रात घर से बाहर एक अनजान मर्द के साथ रहने वाली को कौन अपनाएगा? देखो जी हाँ, तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं। अगर मैं ना मानूं तो वजीहा ने आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा। इसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। वजदान ने कोट की जेब से पिस्टल निकाल कर कहा। तुम मुझे मारोगे? चलो मार दो मुझे। वजीहा ने उसका गन वाला हाथ अपने माथे पर रख दिया। और ओ जान, तुम बिना भला तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? ये तो तुम्हारी माँ और बहन के लिए है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं की तो मैं उन्हें रास्ते से हटा दूंगा। वजदान ये बात इतनी आसानी से कह गया जैसे इंसान को नहीं बल्कि चेहरे पर आए बालों को हटाना हो। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? वजीहा ने बेयकीनी से पूछा। सच कह रहा हूँ, निकाह कर लो वरना मैं तो चला। उसने वजदान ने कहते हुए कदम आगे की तरफ बढ़ाए। रुको, वजीहा ने उसे आवाज़ दी। मुझे तुम्हारी ऑफ़र मंजूर है, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा। दैट्स माई गर्ल, वजदान ने फातिहाना अंदाज में कहा और निकल गया। और वजीहा हारे हुए खिलाड़ी की तरह ज़मीन पर बैठती चली गई। ये क्या हो गया था मेरे साथ? मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था, वो रोते हुए खुद से कह रही थी। हाल वो वजदान कमरे में दाखिल हुआ तो अगला मंजर देखकर हैरान रह गया। इससे पहले वो ट्रैकर दबाती वजदान ने उसे पिस्तौल छीन ली। वजीहा हड़बड़ा गई। तुम चट्टाक! वजदान ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि खुद को नुकसान पहुंचाने की? वजदान उसे झुरझुरते बोला। प्लीज़ वजदान, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। वजीहा ने रोते उसके सामने हाथ जोड़ दिए, जबकि वजदान सीने पर हाथ बांधे उसे देखता रहा। फिर एकदम उठकर बाहर चला गया तो वहीं दोबारा सोफे पर बैठ गई। वजदान नीचे अली के साथ बैठा जब अचानक उसे खाने का ख्याल आया। वजीहा के रूम की तरफ उठकर चला आया। मुलाजिम को बयानी बनाने का कहकर वो सीधा रूम में आया, लेकिन वो ठिठक गया क्योंकि कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा था। वजदान के जाने के बाद उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी थी। दरवाज़ा बाहर से लॉक नहीं था। उसने देखा था दरवाज़ा खुला हुआ, तो इसी मौके को गनीमत जानकर बाहर देखने लगी, जहाँ उसे कोई नजर न आया। वो अब डर तो नहीं रही थी, लेकिन साथ साथ ही खौफ भी था कि वो एक मर्द है और वो एक औरत। कहीं उसके हाथों पकड़ी गई तो? और इससे आगे उसे सोचा ही ना गया। डरी सहमी वो सीढ़ियाँ पार करके अब नीचे हाल तक आ चुकी थी, जब भी अली वजदान के दोस्त ने उसे पीछे से पकड़ लिया और वजदान को बुलाने लगा। वजीहा घबराई से मुड़ी तो देखा वजदान भी सीढ़ियों से उतर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? वजदान ने उसे झंझोड़ते हुए कहा। चल मेरे साथ। वजदान उसे घसीटता हुआ कमरे तक लाया और पटक दिया। कहा ना कि बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझसे क्यों मुझे मजबूर कर रही हो? वो आराम से बोला। घटिया इंसान, बेशर्म, तुम मोहब्बत की दूर की बात, मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं। पिस्तौल की ताकत से एक लड़की को टॉर्चर करके खुद को मोहब्बत का दावेदार कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वजीहा गलाई। घटिया किस्म के इंसान हो तुम। मोहब्बत तो क्या मैं तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा ना करूँ? तुम जैसे लड़के बस औरत को खेल तमाशे का सामान समझते हैं, जिसे पसंद किया उठा लिया और उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उसे अपने साथ घसीटने लगा। ये ज़मीन पर रिगड़ने लगी, मगर उसने उसकी एक न चलने दी। फिर उसे चेयर पर उठाकर उसके हाथ पाँव बांध दिए। वजदान उसे कुर्सी से बांध चुका था। प्लीज़ मुझे जाने दो। तुम मुझसे इतना तो बदला ले रहे हो, अब मुझे यूँ इस तरह बांध कर क्या फ़ायदा होगा तुम्हारा? वजीहा मिन्नत भरे लहजे में बोली। फ़ायदा होगा ना, तुम शायद मेरा प्रपोजल कबूल कर लो। इतना कहकर वो उसके सामने रखी कुर्सी पर जा बैठा। वजीहा उसे मुसलसल घूर रही थी। मैं नहीं मानूंगी। वजीहा सीधी बच्चे की तरह बोली। उफ, कितना बोलती हो तुम? वजदान उठा और रस्सी को बेड से भी बांध दिया और उसके मुंह पर टेप भी लगा दी। अब वो नीचे आया
जो खाना उसने बनाया था उसे लेकर ऊपर आया। वजिया कुर्सी से बंधी मछली से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जिया बेबी, तुम इस तरह क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। फरसान कमरे में आते हुए बोला, तुम एक मछली की लड़की हो, शादी के बाद खुद ही मुझे चाहने लगोगी। फरसान अपने सामने लिए कुर्सी खींचते हुए बोला, लो खाना खाओ, बिरयानी है, मुझे बहुत पसंद है। अब तुम्हें मेरी पसंद का ख्याल रखना है, इसलिए बता रहा हूँ। फरसान उसका मुंह खोलते बोला, जबकि वजिया मुंह मोड़ गई। मुझे नहीं खाना, वजिया गुस्से से बोली। तुम नहीं जानती, इस तरह करके तुम अपने साथ मुझे भी अजियत दे रही हो। मुझसे तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती, प्लीज़ खाना खा लो, उसने प्यार भरे लहजे में कहा। वाह, बहुत खूब, जख्म भी खुद देते हो, मरहम भी लगाने आ जाते हो। मत भूलो कि मेरी इस दुख और हालत के जिम्मेदार तुम ही हो। अगर तुम्हें तकलीफ वाकई होती है तो मुझे क्यों बनाया है मेरा ये हाल, छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? उसने रोते हुए कहा तो सवालिया आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। पता नहीं, मेरी माँ, और माँ का नाम लेते ही वो जोर से रो पड़ी। बकवास बंद करो अपनी, फरसान चिल्लाया। खाना खाना है तो खा लो, अब मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, समझी? मौलवी आता होगा, इसलिए तैयार रहना निकाह के लिए। ये कहकर वो कमरे से निकल गया, जबकि वजिया गुटी गुटी सिसकियाँ लेने लगी। फरसान जब वापस तुम्हारे कमरे में आया तो वो रो रही थी। वजिया, रो मत, उठो, मौलवी साहब आ रहे हैं, निकाह के पेपर्स पर साइन कर देना, समझी? वजिया उसकी बात सुनकर और जोर से रोने लगी। अब उसके हाथ खोल रहा था। साहिब, आपके दोस्त आ गए हैं, मुलाजिम ने उसे इतला दी। अच्छा, तुम जाओ। वो उसकी तरफ देख कर रहा था, जबकि वजिया उसकी जेब में गन देखकर निकाली और उस पर तानते हुए बोली, दूर हो जाओ मुझसे, मैं गोली मार दूंगी तुम्हें। वो पीछे होते बोली और दरवाजे की तरफ पीट करके खड़ी हो गई। इसीलिए अंदर आते साइम और फरख को ना देख सकी। वो उस पर गन ताने खड़ी थी। जब साइम ने उसे धक्का दिया तो गन बेड के नीचे चली गई और फरसान उसकी तरफ आया, जो कि अब उसके दोस्तों के कब्जे में थी। तुम क्या समझ रही थी कि तुम मुझे मारकर बच जाओगी? नहीं वजिया बीवी, अगर तुम मुझे मारकर मेरे काम ना सकी तो मेरे ये दोस्त तो तुम्हें बिना किसी रिश्ते के मुंह लगा लेंगे। वो उनकी तरफ इशारा करता बोला तो वजिया सिर पटाई। हाँ भाभी, वैसे भी हमें वजी की झूठ खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर आपने इसे मार दिया तो हम हैं ना, क्यों वजी? वह मकारी से हंसते हुए बोले, और वो भी उसका ड्रामा समझ चुके थे। हाँ क्यों नहीं, वो भी वजिया की तरफ देखकर हंसा, और ये सब उसे डराने के लिए कर रहा था ताकि दोबारा उसे मारने की कोशिश ना करे। उसने उसे काफ़ी डराने की कोशिश की थी, मगर और वो डर भी गई थी, मगर अब भी अपनी बात पर कायम थी। वो उसे समझाकर चला गया और वार्न भी करके गया था, अगर अब यहाँ से भागी तो अंजाम की जिम्मेदार वो खुद होगी। उसके जाते ही वो फिर से बैठकर रोने लगी। काश वो उस दिन उस मोबाइल ना लेती, काश उससे फ़ोन पर बात ना करती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। उसकी माँ उसके लिए कितनी परेशान होगी, उसकी बहन, उसकी पुप्पो, सभी लोगों को वो जवाब दे रहे होंगे और उन पर कैसी क़यामत गुजरी होगी। वजिया सोच सोच कर हलकान हो चुकी थी। वो घुटनों में सर्दिये रो रही थी जब खटाक से दरवाज़ा खुला और एक नहीफ सा आदमी हाथ में रजिस्टर लिए वजदान के साथ कमरे में आया। साथ ही वजदान के दोस्त भी थे। बेटी, निकाह नामे पर दस्तखत करो। तुम्हारा नाम वजदान इकराम से निकाह वजदान इकराम से किया जा रहा है। निकाह ख्वाना शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और एक कागज़ जो कि निकाह नामा था उसकी तरफ बढ़ाया। वजिया ने फटी फटी निगाहों से पेपर को देखा। वजिया, साइन करो। वजदान ने ज़बरदस्ती से पेपर थमाते कहा। वजिया ने पेपर पकड़ लिया और खड़ी हो गई। पेपर उसके हाथ में ही थे। वजदान घबरा गया। वजिया ने पेपर फाड़ दिए और वजदान के मुंह पर फेंक दिए। ये क्या बदतमीज़ी है? वजदान चिल्लाया। बदतमीज़ी? तुम कह रहे हो ये बदतमीज़ी है, और जो तुमने मेरे साथ किया वो क्या है वजदान? और वजदान उसकी इस हरकत पर आग बबूला और गुस्से से बाहर चला गया। काफ़ी देर बाद जो कमरे में आया तो वजीहा सोफे से रेख लगाकर बैठी थी। वजदान उसकी तरफ बढ़ा और वजीहा की वहशत में भी इजाफा हुआ। वो डरते हुए खड़ी हुई। तुम्हें मुझसे निकाह नहीं करना? वो सुर्ख आंखों से उसे देखते हुए आगे बढ़ा। मुझे जाने दो, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होंगी, प्लीज़ वजदान, मुझे छोड़ दो। वजिया ने आगे बढ़ते हुए वजदान से कहा, मैंने तो तुम्हें निकाह का ऑप्शन दिया था, मगर तुम्हें शायद कैद होना अच्छा नहीं लगा जिया, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारी मर्ज़ी मानकर तुमसे निकाह ना करूँ। उसके बिल्कुल करीब आकर बोला। शुक्रिया वजदान, तुमने मेरी बात मान ली। उसने तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखते हुए अभी पीछे ही मुड़ी थी जब वजदान ने उसका हाथ थाम लिया। अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो मुकम्मल होने दो। वजदान ने उसे पीछे खींचा जिससे उसके सीने से जा लगी। तुम बोलो जल्दी। उसने पीछे होते हुए कहा, मगर वजदान ने दोबारा खुद में भींच लिया। अभी वो वजीहा कुछ बोलती कि उसने उसके होठों पर हाथ रख दिया। नहीं, बहुत बोल लिया तुमने, अब मैं बोलूँगा और तुम सुनोगी। उसने उसका मुंह दबाते हुए कहा। मैंने सोचा था कि तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें अपनी बीवी बनाऊँगा, बच्चे पैदा करूँगा, मगर तुम कैद होना चाहती ही नहीं तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें कैद करने वाला? ना मेरी जान, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। जिया बोलने लगी थी जब उसने दोबारा उसे चुप कराया। ठीक है, तुम आजकल की लड़की हो, आज़ाद हो, तो मैं भी तुम्हें आज़ाद ही रखूँगा, हमेशा के लिए अपने पास, अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर, जैसे दूसरी लड़कियाँ रहती हैं मेरे साथ। मेरी गुर्बत में तुम भी रहना। वो खबासे से हंसा तो वजिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया।
दफ़ा हो जाओ मेरे पास से, तुम बहुत घटिया हो। नफ़रत है मुझे अपने आप से कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। लानत हो तुम जैसे इंसान पर, छोड़ो मुझे। वजीहा चिल्लाई। चिट्टा। वजदान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और वो बेड पर के किनारे जा गिरी। उसका जिस्म थर-थर काँप रहा था। वो जल्दी से उसके पास आया और उसे बालों से पकड़ कर उठाया। दर्द की एक शदीद लहर से वो कराह उठी। वजदान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो प्लीज़ ज़बरदस्ती मत करो मेरे साथ। मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांग लो। कसम खाकर कहती हूँ इनकार नहीं करूँगी, मगर इज्जत से रिश्ता मांग लो। वजीहा ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मांग लूँ? मांगता लगता हूँ तुम्हें जो मैं मांग लूँ? वजदान ने उसे झंझोड़ा। मुझे अब तुमसे शादी करनी ही नहीं है। नहीं करनी तो मुझे जाने दो। वजीहा ने मिनट पर लहजे में कहा। अरे जानेमन, तुम्हें किसने कहा कि शादी या निकाह के अलावा कोई रिश्ता नहीं होता? आज से बल्कि तुम अभी से मेरी रखेल हो। बस यही रिश्ता रहेगा तुम्हारे और मेरे बीच। वजदान उसके करीब हुआ और वो लट्ठे की माने सफ़ेद हो गई। जो लफ्ज़ वो कभी फिल्म में भी नहीं सुनती थी, आज वो बनने जा रही थी। वो पत्थर की हुई। उसका जिस्म और दिमाग शल हो रहा था। जबकि वजदान उसके करीब हो रहा था, उसके दिमाग में वो सपनों की आवाज़ें गूंजने लगी। मेरी बेटी मेरा मान है, मुझे फ़ख्र है वजीहा मेरी बेटी है। ये अल्फाज रजा बेगम के थे। अल्लाह करे तुम्हारी जैसी बहन हर किसी की हो। उसे ही कहीं से किसी खाई से रिदा की आवाज़ सुनाई दी। यकीन मानो रजा, अगर आज असफर जिंदा होता तो जिया मेरी बहू बनती। ये अल्फाज रानिया बेगम के थे। मेरी बेटी, मेरी भतीजी, इसके कानों में ये अल्फाज गूंज रहे थे। तो मेरी रखेल बनोगी आज से, बल्कि अभी से। उसे वजदान की आवाज़ सुनाई दी जो उसका दुपट्टा हटा रहा था और उसकी गर्दन पे बोसे दे रहा था। जब उसके कानों में आवाज़ गूंजी, मेरी बेटी मेरा मान है, मेरी बेटी। और उसकी माँ ने कितने हक से कहा था कि उसकी बेटी उसका मान है। वजदान उसकी शर्ट को छूने ही लगा था जब वजीहा ने उसे ज़ोरदार धक्का दिया। पता नहीं उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वो दूर जा गिरा। उसने नीचे से अपना दुपट्टा उठाया, उसे सर पर लिया। वजदान भी उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। वजदान तंज़ी हंसा। मेरे पास ऑप्शन है। उसने आंखों में आए आंसू साफ किए और बेड के पास पड़े पिस्टल को देखा। वजदान ने देखा वो पिस्टल उठा रही, इसलिए वो आगे बढ़ा, लेकिन तब तक वो पिस्टल उठा चुकी थी। आगे मत बढ़ना, समझे? उसने पिस्टल तान कर कहा और वजदान वहीं रुक गया। देखो, तुम मुझे मारकर बच नहीं सकती। वजदान ने उसे धमकाया। सही कहा तुमने, मैं बच नहीं सकती। तुम ना सही, तुम्हारे दोस्त जो बाहर बैठे हैं वो मेरी इज्जत लूटेंगे। यही कहा था ना? मगर वजदान में एक औरत हूँ, मुझे अपनों का मान रखना आता है। मुझे मेरी माँ का मान नहीं तोड़ना। मुझे अपनी इज्जत बचानी है, चाहे मरकर ही क्यों ना हो। वैसे भी मुझे मेरी गलती की सज़ा जो मिली है कि किसी रागुज़र पर मैंने एतबार कर लिया, उसकी मदद दी। मुझे क्या, किसी को भी रागुज़र पर एतबार नहीं होना चाहिए। मुझे तुमसे नफ़रत है और मुझे मेरी माँ का मान रखना है। मुझे अपनी इज्जत बचानी है। मेरे मरे हुए वजूद से तो तुम अपनी हवस पूरे करने से रहे। वजदान जो उसकी बातें सुन रहा था, उसकी मरने की बात सुनकर परेशान होकर आगे बढ़ा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वजीहा का मुर्दा वजूद ज़मीन बोस हो चुका था और वह तड़प कर उसकी जानिब लपका, उसका सर अपनी गोद में रखा जहाँ उसने गोली मारी थी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिया, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें डराने के लिए, तुमने अपनी जान ही ले ली। वो सब पुकार रहा था, मगर वजीहा के वजूद में कोई जंबिश ना हुई। वो बेहिस हरकत पड़ी रही। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, तुम्हें ज़रा भी रहम नहीं तुम पर रहम नहीं आया मुझ पर जब मैं कह रहा हूँ उठो तो उठ के नहीं रही हो तुम। उठो प्लीज़, बेकार के ड्रामे मत करो। आपके वजदान ने होश से बोला। समझ नहीं आ रही तुम्हें? मारूं तो अकल आएगी। तुम्हें प्यार की बात तो समझ में ही नहीं आती है ना? अगर आती तो ऐसे ना करती तुम। और वजदान को पता ही ना चला कब एक नन्हा सा आंसू उसके खून से लथपथ चेहरे पर जज़ब हो गया। हाथ जोड़ूं तुम्हारे आगे? कुछ तो बोलो। वजदान उसके आगे हाथ जोड़ रहा था। आगे से कुछ भी नहीं कहा गया। कुछ अटक सा गया था वजदान के हलक में। क्या हुआ था कि उसे सोचने का भी वक्त नहीं मिला। कम से कम उठ नहीं सकती तो कुछ बोल ही दो। वजदान उसका चेहरा हाथों में लेकर बोला, मानता हूँ मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया, मगर आपके वजदान की आवाज़ भीगी। माफ़ कर दो वजीहा मुझे। वजदान ज़ारों को तार रो रहा था। गोली के आवाज़ से उसका दोस्त भी आ गया था जो वजदान को संभालने में लगा था। 1 साल बाद। बच्ची खाना खा लो प्लीज़। इकरा बेगम ने उसे ज़बरदस्ती बिरयानी खिलाते हुए कहा, जबकि वो मुँह खोल ही नहीं रहा था। आखिर वो भी तंग आकर वहाँ से चली गई। बेशक वो माँ थी, मगर अपने नाफरमान औलाद को इसके हाल में देखकर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वजीहा की मौत ने वजदान को तोड़ कर रख दिया था। 1 साल पहले जब उसे कब्र में उतरता देख रहा था, तब उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ और वो ज़मीन बोस हुआ। और डॉक्टर्स ने कहा था कि शदीद परेशानी की वजह से फॉलिज हुआ है। और आज 1 साल में वजदान अकराम टूट चुका था। और टूटता भी कैसे ना, इतने दिलों को जो तोड़ा था उसने। और आज उसकी जो हालत थी उससे बेहतर कुत्ते की होती है। अकराम साहब तो उसे इस हालत में देखकर ऐसे गिरे थे कि उठ ही ना सके। उनकी मौत को भी 11 माह हो चुके थे। तब से इकरा बेगम को उसकी परवाह ना थी। वो माँ
जो उसके सदके वाली जाती थी, आज बमुश्किल उसके 2 वक्त का खाना खिलाने आती थी या कभी कभार वो नौकरों की ज़िम्मे लगा देती। वजदान तवज्जो न मिलने के बायस चुप हो गया था। वो चैन से सोया ही नहीं था तब से। वजीहा का चेहरा हमेशा उसकी नज़रों के सामने आता। इतनी बुरी हालत थी मगर फिर भी वो मरा नहीं, क्योंकि उसने मोहब्बत हमेशा जिस्म से की थी। आज अगर उसे रूह से मोहब्बत होती तो वो भी उसके साथ ही मर जाता। रूह से चाहने वाले आशिक बात जिस्मों की करते नहीं। उस लड़की ने अपनी इज्जत और अपनों का मान बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। हम सोचते हैं कि उसने खुदकुशी की, उसकी कहाँ बख्शिश होगी, मगर ये भी तो सोचें कि उसने इज्जत बचा ली। अपनी बेदाग खुदकुशी की मौत मरना बेहतर है दागदार होकर जीने से। और वो लड़का जो औरत के पैर की जूती समझता था, आज एक औरत की वजह से इबरत का निशान बनकर रह गया। बेशक राहगुजर पर भरोसा या सो कॉल्ड प्यार एक अजनबी इंसान की वजह से आपकी इज्जत, जान और माल ले सकता है। और ये कभी सोचा है कि सो कॉल्ड नफसियाती मोहब्बत है, इंसान को बहुत महंगा पड़ता है, पर समझने की बात है। हमें समझना चाहिए, चिराग महफिल बनकर, चिराग राहगुजर ना बनकर, एक जुलेखा का इंतखाब करके हर एक जुल्फ ना बनकर।